रेमिडियल क्लास जो बच्चे कर रहे हैं, रेमिडियल क्लास चालू है वाला है, 2 दिन हुआ भी है। अगर किसी बच्चे को करना होगा तो कर सकता है। अगर जिसकी मैथ में बहुत बुरी हालत है, जिसका 7th 8th का मैथ्स पूरा हिले डुले वाला है, वो बच्चा 3.5 से 4.5 कर सकता है। 3:15 जल्दी टाइम हो रहा था, कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था, इसलिए 3:30 से 4.5 चल रहा है। क्लास ऑनलाइन ही करना है घर से, जम जाए तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। उसके बाद में क्या हुआ भैया? अपना कल कौन सा क्वेश्चन हो गया था? मोमेंटम, नहीं नहीं, ये तो चालू नहीं हुआ मोमेंटम। हाँ, विच लॉ ऑफ मोशन इज गैलीलियो अस्सोसिएटेड? फर्स्ट लॉ। मास मेजर्स द अमाउंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम मेजर्स अमाउंट ऑफ मोशन। ये ध्यान रखने का। इनर्शिया मीन्स अमाउंट ऑफ मास, या मास मीन्स अमाउंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंटम मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन। ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने की दो डेफिनेशन। मोमेंटम म्हणजे मोशन। ये क्वेश्चन एनालॉजी में ऐसे भी आ सकता था कि मास इनर्शिया से संबंध रखता है, तो बताओ मोमेंटम से कौन संबंध रखता है? तो मोशन। ठीक है, ऐसे भी एक एनालॉजी तुम नोटबुक में लिखना चाहिए। 2 क्वेश्चन के नोट्स बनाने तो ऐसे एनालॉजिकल फॉर्म में भी बना सकते हो। ये समझते हैं तुमको? 4 डॉट म्हणजे फुल स्टॉप रहता। दिया तो है ना लर्निंग, शनिवार के दिन, 11 तारीख को, मंडे के पेपर। आज मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किसके चेक नहीं किए, मैं कल बैठूंगा चेक करने को। चलो ये हो गया। वेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स देखते ही एफ नेट आ जाता है ना एकदम दिमाग में, कल करा था ना। एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और फोर्स, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन किसको प्रोपोर्शनल रहता है? बताओ बताओ। फोर्स को। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। आ, तुमने तुम दुकान पे गए, तुमने 1 किलो शेंगदाने लिए, तुमको 10 रुपए लगे। तुमने 2 किलो शेंगदाने लिए, तुमको 20 रुपए लिए। तुमको 3 किलो शेंगदाने लिए, 30 रुपए लिए। तुम जितने गुना शेंगदाने बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा बिल होते जाएगा। तुमने अगर 100 रुपए की नोट निकाली तो 1 किलो शेंगदाने के भाव नहीं बढ़ जाएंगे उसकी वजह से 100 रुपए देने के लिए? समझ रहा क्या? तुम जितने पैसे खींचे, तुम्हारे बटुए में जितने पैसे है, उससे शेंगदाने के भाव नहीं तय होंगे। तुम जितना शेंगदाना लोगे उससे तुम्हारा बिल तय होगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है। फोर्स डिसाइड करता है एक्सेलरेशन, ना कि एक्सेलरेशन की डिसाइड करता है फोर्स। एक्सेलरेशन कुछ नहीं, एक्सेलरेशन तो इफेक्ट है। एक्सेलरेशन तो क्या है? उसने थोड़ी फोर्स करा है, फोर्स ने एक्सेलरेशन करा है। कौन किस पे निर्भर है? हम भगवान पे निर्भर है कि भगवान हम पे निर्भर है? हम भगवान पर निर्भर है। ठीक है, हम निर्भर है भगवान पे। इसका हिंदी में इस चिन्ह का अर्थ होता है प्रोपोर्शनल टू, म्हणजे किस पे हम निर्भर है, किस पे हम डिपेंड करते हैं। हम अपने माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, ना कि हमारे माँ बाप हम पे डिपेंड करते हैं। तो विथ एन एक्सेलरेशन विच इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ये टेक्निकल है समझने के लिए भी, कैसे समझो और तुमको। हम्म, बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। एक शेंगदाने वाले मैंने लिया कि तुम जितने ज्यादा शेंगदाने ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बिल बढ़ेगा, ना कि तुम्हारे बटुए में जितने खींचे उससे तुम्हारा बिल कुछ प्रभावित होगा। कि तुमने तुमने 20 रुपए के शेंगदाने, तुमको मालूम नहीं था क्या भाव है, तुमने 2 किलो शेंगदाने लिए, दुकान वाले को मालूम था कि 20 रुपए हो गया, और तुमने 100 रुपए की नोट निकाली देने के लिए, तो उसने बोल दिया 100 रुपए। ऐसे थोड़ी चलता। अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड इज प्रोपोर्शनल टू बिल, या बिल इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड? नो, बिल इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ शेंगदाने यू हैव टेकन। ठीक है। योर अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू शेंगदाने अमाउंट। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे चलते। बॉडी ऑफ मास 20 kg मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्या टाइम पास क्वेश्चन दिया है। मास अपने को दिया है 20 किलो, एक्सेलरेशन अपने को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे फोर्स रहता है ना।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब फोर्स को बेसिक 9th स्टैंडर्ड में मास इनटू एक्सेलरेशन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ठीक है, इन ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन, है ना। सारे ऑप्शन ऐसा यूनिट में ही दिए वाले हैं। बात समझ आ रही है कि तुम बच्चों को नींद में से उठ गए क्या सारे बच्चे, पक्का? पक्का। किसको लिखना है तो लिख लो। नहीं नहीं, ये किसको लिखने की गरज नहीं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की परिभाषा कौन से लॉ से आती है, कौन से लॉ में बताया गया है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन के सेकंड लॉ में उसने बोला कि फोर्स क्या है, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द, ठीक है। हाँ, a body of mass m strikes wall v with speed v and rebounds with same speed along opposite direction, the change in magnitude of momentum is। अच्छा क्वेश्चन, नोटबुक में होना चाहिए, सब जन छापो। ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, पहली बार जिंदगी में जल्दी किसी बच्चे को आता नहीं है, अनलेस अनटिल ऐसे सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें पहले कराए ना गए हो, उसके बाद ही तुम बच्चों को आता है। इसके लिए हिंट, सलाह है, तुम लिख लो, मैं समझा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने अभी, मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, तुम लिख लो पहले और खुद से दिमाग लगाओ 1-2 मिनट, फिर अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अरे भाई रिकॉर्डिंग ऑन करी क्या? हाँ। अब मॉर्निंग क्लास में अपनी एक ही एक्सरसाइज बची ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम की। चलो, चालू हो गया ना, आज तूने करा क्या? आज अच्छा डिस्कशन हुआ, भरपूर सारा मस्त डिस्कशन हुआ। आज एक समझने मिला कि कोई भी फॉर्मूला, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम में चैप्टर में कैलकुलेशंस करने से पहले जनरलाइजेशन कर देना चाहिए फॉर्मूला का। 2πr², 2πrh और 2πr² आ जाए तो तुमको 2πr कॉमन खींच लेना चाहिए, तो ब्रैकेट में 2r+h बचता है, फिर फाइनली वैल्यू रखनी चाहिए तुमको कॉमन वॉमन खींचने के बाद। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला के टर्म्स में सॉल्व करना चाहिए आखिर तक, और फिर लास्ट में जब और फर्दर सॉल्व ना कर सको तब वैल्यू रखना चाहिए। इस दिन कौन सा है बे? सब बच्चों ने लिख लिया ये? हाँ जी, अभी सब बच्चे सॉल्यूशन देख लो। एक m मास का बॉल है जो दीवार पे आया v स्पीड से, और रिबाउंड हो गया सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ध्यान से सुनना, m मास का बॉल था, उसकी वेलोसिटी थी v, वो दीवार से टकराया, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी उस दिशा में हो गई, तो कितनी हो गई? -v। समझ आता है तुमको? क्या तुम बच्चे मुझे इनिशियल मोमेंटम बता पाओगे? इनिशियल मोमेंटम है इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मोमेंटम mv है। और फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मास m ही है, फाइनल वेलोसिटी -v है, तो फाइनल मोमेंटम -mv है। बच्चों, हमको ढूंढना है चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज में चेंज हो रहा है तो तुम्हें उस दिन थ्योरी पढ़ाते थे, पढ़ाया गया था ना, पहले क्या लेना? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है? -mv। और फिर माइनस की साइन दो और फिर लिखो इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv। mv माइनस mv हो जाएगा -2mv। और ऑप्शन बनाने वाला हमेशा ध्यान रखता है कि दो सिमिलर ऑप्शन ना रहे, 2mv वाले, 2mv और -2mv कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि क्या पता बच्चा, अभी मैंने क्या लिया, मैंने रेड वाला फोटो निकाला, रेड वाला डायग्राम, रेड वाला डायग्राम दिख रहा है सबको? रेड वाले डायग्राम में वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव की तरफ ली, हो सकता था कोई बच्चा फोटो ऐसे निकालता तो उसकी शुरू वाली वेलोसिटी माइनस भी हो जाती थी और रिबाउंड के बाद में उसकी वेलोसिटी भी हो जाती थी, तो उसका डी ऑप्शन आता था, मेरा ई ऑप्शन आया -2mv। तो क्वेश्चन बनाने वाला कभी भी ध्यान रखेगा कि 2mv और -2mv दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देने के।
कभी भी ध्यान रखेगा। भैया वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर नहीं, उसमें भी नहीं देगा, एक ही देगा। ठीक है, डी। बात समझ आई कि तुमको? हमने इसका एक एग्जांपल पढ़ा था, हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा था हमने, ये वाला याद है तुमको? ऊपर वेलोसिटी 10 जे कैप थी, इधर आके -10 जे कैप हो गई थी। तो चेंज इन वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी -10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, तो वो ऐसा -20 वगैरह, और डिवाइड बाय टाइम करके 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ गया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी जो भी, ऐसा। तो हमने ऐसा मोशन चैप्टर में पढ़ा था सर्कुलर के केस का, तो ये ऐसे हो गया। तो ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है बच्चों? नहीं, ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत होता था तो किस चीज के कारण गलत होता था? बच्चे ने किस चीज पे ध्यान नहीं दिया होता तो गलत होता था? माइनस नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम इंग्लिश में बोलो, मैथमेटिक्स में मत बोलो। इस क्वेश्चन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं। इस क्वेश्चन में फंडामेंटल क्या है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा कि चलो अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। चेक करते हैं कि बच्चे को सच में ये बात समझ आई है क्या? क्या? नहीं नहीं यार, क्वेश्चन बनाने वाला सोच रहा है, ये सोच के क्वेश्चन बना रहा है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों को पढ़ाया गया है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। ये बेसिक कोर है इस क्वेश्चन का, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है कि बच्चा सतर्क रहता है क्या, डायरेक्शन में फर्क आ गया तो वेलोसिटी बदल रही है सिर्फ अल्टी पल्टी होने से, इस पे सतर्क रहता है क्या बच्चा, अलर्ट रहता है क्या, गलती तो नहीं कर देता, इसके लिए बनाया गया क्वेश्चन। ध्यान रखना तुम बच्चों ने आगे से, तुम्हारे जीवन की आदत हो जानी चाहिए। कोई भी वेलोसिटी पिंक कलर का निकाल रहा हो, उधर की दिशा में देखो तो प्लस लेना, पर इधर की दिशा में देखो तो डायरेक्ट माइनस लेना, ये तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए। अभी उड़ा तू सारा, सबका लिख के हो गया? ये वाला नीचे वाला बॉक्स हो गया स्टार वाला लिख के? थोड़ा सा रुका हूं मैं। ये दरवाजा खोल दो युवराज बाबू, और आगे वाला भी छोटा दरवाजा खोल दो लास्ट तक। ये छाती पे जाओ। तुमच्यात धावाच करतात का फक्त? काय रे कृष्णा, तेरा पण असतं. आगे चले। बस सडनली स्टार्ट्स, बस रुकी हुई थी। एक कुछ काफी कुछ जन उसमें खड़े थे, सामान लगा रहे थे, अपने ऊपर के कब्बे में अपनी बैग डाल ही रहे थे। बस अचानक से शुरू हो गई, तो जो खड़े व्यक्ति थे वो पीछे की तरफ, अपोजिट दिशा में, जिस दिशा में बस गए उसके अपोजिट दिशा में पीछे झुक गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ में भी ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो व्यक्ति रेस्ट पर थे, वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पर थी, वो व्यक्ति यहाँ पर था, बस जरा सी आगे गई, लेकिन वो व्यक्ति उसकी ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पोजीशन पर ही रहने की कोशिश कर रहा है अभी उसका शरीर, पल भर के लिए, फिर एडजस्ट हो जाएगा वो। फिर कुछ पल बीतने के बाद वो मोशन में आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर बस अगर अचानक से खटकंदी सी ब्रेक मारी तो फिर वो आगे तरफ जाएगा। अ मैन सिटिंग इन ट्रेन इन मोशन इज फेसिंग द इंजन। इंजन जिस तरफ है उस तरफ की सीट पर वो बैठा है। ही टॉसेस अप अ कॉइन, द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, द ट्रेन इज मूविंग। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ट्रेन वाला, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा इसलिए क्योंकि मैं इसमें थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत गाढ़ी थ्योरी में बनता है, बहुत परिपक्व थ्योरी से बनता है, थ्योरी बहुत पक्की रहनी चाहिए बच्चे की। तो सब बच्चे ध्यान से सुनना, सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है, अब सब बच्चे शांति से सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ कि ये ट्रेन जब मूव कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी थी, तेज है, ये कांस्टेंट थी। ठीक है, इसके तेरे में शिवना के बच्चों की किस बीमारी आ रही है? लासुर आ गया तो लासुर के बच्चों की बीमारी ले रहा है। रखो नक बाजू में रख। मेरे ऐसे हो गए, मैं क्या तलवारबाजी करते रहे, टक 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 टक। रखो शिवना के बच्चों की बीमारी हो। देखो, तो ये इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा था सब कुछ। ये सीट था, ठीक है, यहाँ पे काका बैठे हुए थे, और इंजन इस तरफ में, ट्रेन इस तरफ में जा रही है, वो तो दिखाया गया है। काका ने अगर कॉइन हवा में उछाला, हवा में, तो काका के लिए पता है क्या होगा? काका के लिए वो कॉइन ऊपर जाके वापस उनके हाथ में आ जाएगा। ये होगा जब ट्रेन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जब एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब भैया ऐसे कैसे हो पाया?
अरे जैसे काका ट्रेन में है, जैसे काका ट्रेन के सीट पर बैठे हुए हैं। ट्रेन अगर अचानक से रुकी तो काका, क्योंकि इतने देर तक ट्रेन चल रही थी, तो काका भी उस ट्रेन का एक हिस्सा है। ट्रेन के सरफेस के साथ, ट्रेन के त्वचा के साथ, ट्रेन के सीट के साथ, ट्रेन के नीचे पैर रखने वाले जमीन के साथ, फ्लोर के साथ काका संपर्क में है। ट्रेन काफी देर से चल रही है, ट्रेन अगर अचानक से रुकने की कोशिश करे तो काका आगे की तरफ झुक देंगे ना। तुम स्कूल बस में बैठे थे, स्कूल बस से वापस आ रहे थे, काका ने खटकन दी सी ब्रेक लगाया, तुम्हारा टकला जाके डायरेक्ट अगले वाले सीट पे धड़कन दी से टकराएगा ना, ये होगा ना। तो भाई जैसे काका, जैसे ट्रेन के साथ काका संपर्क में है, काका के हाथ के साथ वो सिक्का संपर्क में है। काका ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहे तो उनका हाथ पीछे थोड़ी रह जा रहा है, काका आगे चले गए, उनका हाथ लास्ट कुछ पड़ के रह गया। काका का हाथ भी काका का शरीर का हिस्सा है, वो काका के शरीर के साथ ही चल रहा है। मतलब काका के पैर, काका का पूरा मस्तिष्क, काका का पूरा शरीर जिस स्पीड से चल रहा है, काका का हाथ और हाथ पर रखा हुआ वो सिक्का उसी स्पीड से चल रहा है। तो अगर तुमने उस सिक्के को हवा में भी उछाला, हवा में भी उछाला, तो काका की नजर में ऐसे होगा कि सिक्का ऊपर जाएगा और सिक्का हाथ में आ जाएगा। और ट्रेन के बाहर से यदि कोई व्यक्ति देख रहा है, ट्रेन के बाहर से यदि कोई व्यक्ति ट्रेन को, काका के हाथ के सिक्के को देख रहा है, तो वो व्यक्ति ये पाएगा कि ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही थी और काका यहाँ पर बैठे हुए थे, फिर काका यहाँ पर आए, ट्रेन आगे जा रही थी ना। समझ रहे तुमको, काका ट्रेन के डिब्बे में एक सर्टेन पोजीशन पर बैठे हुए थे। काका को काका को बाहर की दुनिया से फर्क नहीं पड़ रहा ना, कि पीछे हरिन चले गया, पीछे डोंगर चले गए, पीछे नदी चले गई, काका ने सिर्फ सिक्का देखा, सिक्का ऊपर गया, सिक्का हाथ में आया। और बाहर कोई व्यक्ति काका को देख रहा था ना, उसको वो सिक्का ऐसे लगा कि यहाँ पे काका ने वो सिक्का उछाला और बरोबर वो काका के हाथ में जाके गिरा। ठीक है, म्हणजे वो सिक्का ट्रेन के बाहर थोड़ी चले गया भाई, आपने रेड 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 जो है वो ट्रेन के बाहर क्यों बना दिया। तो मतलब वो सिक्का जो है ऐसे हवा में उड़ा, यहाँ पर वो सिक्का हवा में था, यहाँ पर वो सिक्का नीचे आने को तैयार हुआ और वापस हाथ में आ गया। तो अगर हम 1 मिनट के लिए काका को गायब कर दे, टक, गायब कर दो, और काले काले ट्रेन ट्रेन के डब्बों को हम गायब कर दे, सिर्फ सिक्के को देखे, सिर्फ सिक्के को, तो सिक्का जो है ना बच्चों, सिक्का ट्रेन के हाइट से बाहर तो गया नहीं सिक्का, तो सिक्का ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, अगर सिर्फ सिक्के को देखे हम तो। तुम बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अपन एक मास्टर से तुमको आज इंट्रोड्यूस कराता है, तुम में से कुछ बच्चे उस मास्टर को पहले से जानते हैं। बस मेरे को उसका नाम बरोबर ध्यान आ रहा हो, क्योंकि उसका नाम और एक ड्रग माफिया का नाम सेम सेम है, मैं उसके चक्कर में वो ना खोल दूँ। हाँ, सब बच्चे ध्यान से देखना, पहले दिखा वाला है। आवाज पे ध्यान मत दो, बस सुनो, मंच बस देख। Certain component in X direction with certain velocity. I move myself with exactly the same velocity, with exactly the same horizontal velocity, I can catch the ball. We have here a देखो सस्ती ट्रेन दिख रही है, ट्रेन में काका है, काका बॉल ऊपर फेंकेगा, काका बॉल सीधा ऊपर फेंकेगा, लेकिन काका ट्रेन के साथ आगे चले जाएगा, बॉल भी उसके हाथ में जाके गिरेगा। और हम ट्रेन के बाहर वाला ऑब्जर्वर बन के देख रहे हैं, हम काका नहीं, हम वो भेल वाली मावशी बन के, समोसे वाला बन के नहीं देख रहे, हम ट्रेन के बाहर से देख रहे हैं। ये काका है, काका के हाथ में बॉल है। अब ट्रेन चलना चालू होगी और अचानक से काका टॉस करेंगे बॉल, काका ने बॉल कर टॉस करन, काका ने बॉल भेज ले वापस। ठीक है, तुमको काम की बात वापस से बता देता हूँ। एक बार डबल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, नींद में से उठ जाओ। हैंग हो गया सारी वीडियो। भावना पोस्ट लिखा, पण माझा लॅपटॉप हँग झाला ना, भावनाला काय करते. हा मग 2 मिनिटं. पुलियाची इस हिसाब से कि 3 4 5 6 महीने, 1 साल, 1 साल चले, हर साल के लिए एक नया, क्यों नहीं।
मैकबुक ज्यादा सर नहीं कर पाएंगे मेरे को, मर जाएंगे। एप्पल कंपनी को अपना लेवल अप करना पड़ेगा मेरे जैसे कस्टमर सर्विस। समझे ना, मैंने बोला ना, जब खराब हुआ ना, मेरा वापर जो है सब ध्यान नहीं दे बैठता हूँ चीजों पे। करेंगे वो भी, अपन फ्रूगैलिटी सीखेंगे एक दिन। एक एक पैसा जरूरी रहता है। मेरा बहुत बेकार ट्रांजेक्शन हो गया है। वो है ना कूलर। इधर बच्चों का ऐसा है, तो बच्चे छोटा करने को बोल रहे हैं, कैसे करने को बोल रहे हैं, अब कूलर लगा दे तो और बच्चे करेंगे, दिख नहीं रहा हमको। फॉर्चुनेट। बस। तो अरे किधर थे अपन अपना, कूलर किधर वाला था, ये इधर। तो बच्चों, मैंने तुमको इसके बारे में बताया कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, म्हणजे एक्सेलरेशन जीरो है, तो बॉल हाथ में आएगा क्या? हाँ। भैया अगर किसी काका ने बॉल फेंका, अभी काका तो ट्रेन के साथ आगे चल रहे हैं। काका जिस ट्रेन की सीट से, फर्शी से अटैच थे, मतलब वो ट्रेन की ही रफ्तार से चल रहे थे, उनके हाथ में का बॉल ट्रेन की रफ्तार से चल रहा था। लेकिन काका ने अगर बॉल फेंका और वो बॉल पीछे गिरा, उनके जरा सा पीछे गिरा, कुछ देर बाद ऊपर आके, ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर पीछे गिर गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे ही काका ने एक्सपेरिमेंट चालू किया, ड्राइवर काका के मजे लेना चाहता था, तो जैसे ही काका ने एक्सपेरिमेंट चालू किया, ड्राइवर ने लगे एक्सेलरेटर दाब दिया, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। क्योंकि जैसे ही बॉल हवा में गया, बॉल हवा में है, ठीक है, तो अब बॉल काका के साथ संपर्क में नहीं है, मतलब वो ट्रेन के साथ संपर्क में नहीं है। अब काका और ट्रेन संपर्क में है, और ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, तो वो बॉल वापस आके जहां पर हाथ में गिरना चाहिए था, काका और ट्रेन उससे थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स मोर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दैट टाइम, जितना करना चाहिए था अप्रोप्रिएट डिस्प्लेसमेंट कवर, उससे थोड़ा ज्यादा कर ले डिस्प्लेसमेंट कवर। बात समझ आई? पल्ले पड़ रही है क्या? और काका के हाथ में अगर बॉल था, उन्होंने बॉल उछाला और बॉल आगे गिर गया, तो उनके आगे सामने गिर गया, तो मतलब, तो स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन वाला केस है वो। तो मैन सिटिंग इन ट्रेन इन मोशन इज फेसिंग द इंजन, सिक्का उछला, कॉइन उनके पीछे गिर गया, तो ट्रेन क्या, सिक्का उनके पीछे गिर गया, सिक्का उनके पीछे गिर गया, मतलब काका आगे चले गए। काका क्यों आगे चले गए? क्योंकि ट्रेन आगे चली गई। ट्रेन क्यों आगे चली गई? क्योंकि ड्राइवर फॉर्म में आ गया था, और ड्राइवर ने दबा दिया एक्सेलरेटर, फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन। भाषण समझ आया क्या? और बाकी के ऑप्शन तुम खुद से डिस्क्राइब करके लिख लोगे प्लीज, कि इफ, उधर लिख लेना ना नीचे, ये आंसर लिखने के बाद लिख लेना ना, इफ कॉइन फॉल्स अहेड ऑफ हिम, दैट मीन्स ट्रेन इज स्लोइंग डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, ट्रेन इज स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन, वाई दिस कोलावरी कोलावरी लिख लो, जो लिखना है तुमको लिखो। बच्चे वाई दिस कोलावरी लिख रहे हैं। भैया। बच्चों प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो यार। तुम जितने दिन, जितना समय कैमरा बंद रखते हो ना, तुमको तुम्हारी सासू आगे चल के उतना टॉर्चर करेंगे, ध्यान रखना बेटा। तुमको 15 साल बाद मेरी बात समझ आएगी। फिर एक दिन निराशा में शिवाजी तो बॉस के जैसे 5 रुपए का सिक्का लेके तुम ट्रेन में बैठ के निकल जाओगे, और ये एक्सपेरिमेंट करते बैठोगे। लासुर स्टेशन पे ट्रेन रुके वाली थी, ट्रेन जैसी स्टार्ट हुई, स्पीड पकड़ रही थी, रेलवे गेट क्रॉस किया, तो तुम सिक्का उछालोगे, और क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड पकड़ रही है, तो सिक्का तुम्हारे पीछे गिरेगा। 5 मिनट बाद जब ट्रेन लासुर से काफी दूर चली गई, लेकिन अभी पोटूर से भी बहुत दूर है, बीच में है, ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तब तुम सिक्का उछालोगे, तो सिक्का तुम्हारे हाथ में गिरेगा। और ट्रेन जब पोटूर के रेलवे स्टेशन को अप्रोच कर रही होंगी, और अभी ट्रेन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन हो रही होंगी, और तुमने सिक्का उछाला, सिक्का तुम्हारे आगे गिर जाएगा, तुम्हारे सामने गिर जाएगा। और 3 बार जो तुम ये टॉस करोगे, तुम देखोगे, छापा है तो शेर का रास्ता, तुम शिवाजी बॉस बनोगे, और काटा है तो ट्रेन से उड़ी मार लोगे, क्योंकि तुम्हारी सास तुमको बहुत परेशान करेगी। ध्यान रखना तो।
वो आगे समझ आएगा कि भैया क्यों बोला था 15 साल बाद। ये हमारे लीगल सिस्टम की बुराई कर रहा हूँ मैं। लॉ पढ़ने का, तुम में से कोई लॉयर बनो ना, 2 4 जन बनो ना। डिफेंस लॉयर नहीं बन सकते, बड़े रन के डिवोर्स लॉयर बन जाओ, कितने केस आएंगे तुम्हारे पास आगे? फिर दोनों तरफ से 10 10 हजार। फिर हर दिन के बोल रहा मैं, दिन के 20 हजार, महीने के 6 लाख। क्रेजी। टाइम ही चाहिए। आने वाले भैया, पॉपुलेशन बढ़ रही। लॉयर और साइकोलॉजिस्ट एवरग्रीन बिझनेस रहने वाले आगे। सायको लोकांचा उपचार करणाऱ्याला सायकोलॉजिस्ट म्हणतात कृष्ण. सायको व्यक्तीला सायकोलॉजिस्ट नाही म्हणत राहते. तू घरी नको म्हणू, तुला बनायचंय. तुझे घरचे म्हणतील येडा झाला, खाऊ पिऊ घातला आणि सायको म्हणायचं म्हणे. चलो. इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन. चतुर्थी कधी रे? लई चतुर्थ्या झाल्याकडे मी बट्ट्याच खाल्ल्या नाही. पुढच्या वेळेस मी बाहेर पडायला आता. अरे आमच्याकडूनच आहे रे सप्ताह, अरे या वर का 13 तारखेला आमच्याकडून सप्ताह आहे बट्ट्याचा. कृष्ण मंदिर. ते कुठं बी असो, जिथं बी आहे कुठेतरी आमच्या. आहे तर आहे, आता मला काय माहित, मला घरच्यांनी सांगितलं तेरा नाम से दे बोल. हा. मी ते पाहिलंच नाही, पप्पाने सांगितलं फोटो पाठवला, लावून लावून. इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. नेम टू क्वांटिटी ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स मास वेलोसिटी. What is the name given to product of mass and velocity? Momentum. What is the SI unit of momentum? Kg meter per second. Yes, this is the unit of momentum. Or न्यूटन सेकेंड. ऐसा, हाँ ऐसा. क्योंकि फोर्स रहता चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या है? यूनिट मोमेंटम इज ना. अरे 5 लीटर दूध माइनस 2 लीटर दूध, तीन थोड़ी होता, 3 लीटर होता ना. दूध में से दूध माइनस किया तो लीटर में से लीटर माइनस किया, लीटर ही बचता ना. तुमने चेंज इन मोमेंटम भी निकाला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो जो आंसर आएगा वो मोमेंटम का यूनिट कैरी करेगा ना. तो मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स. टाइम ऊपर चले जाएगा. फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. फोर्स रहता न्यूटन, टाइम रहता सेकंड. न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू मोमेंटम का यूनिट. ऐसे लिख लो दोनों, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, दोनों एक ही बात के यूनिट रहते हैं. दिमाग में बैठने को ना वो तुमको एकदम टकाटक. हो गया सब बच्चों का? झोपेतून उठा रे रिद्धिमा पोरवालजी, उठा. गुड्डू उठ. सार्थक कृष्णा उठा पटकन. रेडवाळे बुंगारे लोक आहे पुरे भरे. चुबड्या. क्या सुना भैया? तो दबंग शूटिंग कर रहा. क्या? दबंग फोर पिक्चर मिले तेरे को. इस मोमेंटम. तुमने दबंग पिक्चर नहीं देखा था? जलवा. जलवा देखा है? जलवा. जलवा पिक्चर था, गाना था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा. गाना था. वांटेड था क्या वो पिक्चर? कौन सा तो भी तो था. अरे बाप. मेरे को ऐसा लग रहा सलमान खान ने बजरंगी भाईजान के बाद कोई हिट पिक्चर दिया नहीं लगता. आणि बीच में आया था ना दिल दिया गल्ला, कौन सा तो पिक्चर आया था ना. हाँ टाइगर टाइगर. वो अच्छा था क्या? मुझे हिट हुआ था क्या? पैसे कमाए थे पिक्चर में, कमाए होंगे. कटरीना कैफ कमाए होंगे. इंडिया देहाती लोगों को बड़ी वाली कंट्री है. आणि उसके बाद सलमान खान गायब हो गया अभी. ये तीनों खानों में से अभी किसका पिक्चर आया था ना? ये अभी आमिर खान का सितारे जमीन का, वो भी फ्लॉप गया. हाँ ना, जमीन पर गया ना. मीडियम गया क्या? महाअवतार अच्छाच कमा रहा ना. महाअवतार का बजट कितना था? 6 करोड़. कितना 100 करोड़ क्लब तो कल इंटरनेशनल क्लब मार दिया ना. नरसिम्हा, हाँ. महाअवतार. और इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में 100 करोड़ ये हफ्ते के अंदर क्रॉस कर देंगे. मजाक नहीं हुआ. 6 करोड़. 6 करोड़ ज्यादा बोल रहे हो. 2 करोड़ 3 करोड़ का पिक्चर 100 करोड़ पार कर दे रहा है.
एनिमेशन है वो भी। साला 20 जन ने अंदर बैठ के, 20 जन ने एक इतने से रूम में बैठ के पिक्चर बना, 100 करोड़ का मारे। क्रेजी। 5 करोड़। ए वीएफएक्स बना रहे हो 2-4 हजार, उसमें भी वो लाइन में आप जाओ तो सब जेई में। जेई में जाके तुम अच्छे लेवल के बन सकते हो ये। चलो इधर देखो, इस मोमेंटम में वेक्टर और स्केलर। वेक्टर, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ऑन मास ऑफ 3 किलो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 12 इज इक्वल टू, वो स्कूल में ऐसे लिखना पड़ता है और क्या। फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 3 किलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट, एफ इक्वल एम ए, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 12/3, ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे टाइम यूनिट नहीं लिखते तो हमारे स्कूल में एक लंगड़ी मिस थी जयश्री, वो इतना मारती थी भैया। नो ऑफेंस जयश्री मिस, अगर आप यूट्यूब के लेक्चर देखते हो तो। सब बच्चों को समझ आया, इसलिए इकड़ पाए। मोमेंटम ऑफ बॉडी गिवन, द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ गिवन मास, गिवन मास म्हणजे फिक्स्ड मास। मोमेंटम दो जनों पे निर्भर करता है, दो जनों के प्रोडक्ट पे। मास फिक्स है, तो मोमेंटम में ऊंच नीच किसकी वजह से आएगी, वेलोसिटी में इंक्रीज डिक्रीज की वजह से। समझा। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज हाल्व्ड, हाल्व्ड बोलते इसको क्या, हाफ। हाफ कितना अजब लगता है, हाफ को भी राइट बोल सकते थे, हाफ। हाफिद। हाफिद। देखो, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज हाफ देन वेलोसिटी विल बिकम हाफ। सिंपल, गिवन दैट मास इज कांस्टेंट। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अच्छा क्वेश्चन। तुम सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक में चेपो। ये चाहिए, चाहिए नोटबुक में चाहिए, लिखो। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, एक एक कुछ ऐसे आइडियलिस्टिक उदाहरण होते हैं ना जो हमारी किताब में होने ही चाहिए रिवीजन के लिए। देर आर फ्यू क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए हमारे नोट्स में होने ही चाहिए। ये उन क्वेश्चंस में से, ऑप्शन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। शुभड़े उठना यार, आज क्या कर रहे हो तू, तेरे को पिक्चर मिले यार, शुभड़े उठ। लिख शुभड़ा, जल्दी बुक लेके बेटा, ऐसा आलस मत करो शुभड़ा। कितने जने किस दुकान पे बैठेंगे बेटा, 3-4 कुर्सियां लगाएंगे क्या। नहीं तो हमारे को निकल के तेरे को लगा देंगे, तेरे दोनों बढ़ गए। तू फिजिक्स पढ़ छोड़, तू अगला सुशांत सिंह राजपूत बन। 2 मीडियम 6 एकदम सुपर हिट पिक्चर दे, फिर देखेंगे क्या होता तेरा। भैया, यस। भैया बॉल जर वरती स्ट्रेट लाईनने फेकला तर तो मागेच पडन ना, ऍक्सिलरेशनचा काय संबंध? काय अय, थांबा थांबा थांबा, कोणाच्या घरी भांडणं चालू आहे, मला क्वेश्चन विचारू लागले। अरे शिट, विचारा क्षितिजा ताई, वापस विचारा एकदा। भैया जर आपण बॉल वरती स्ट्रेट लाईनने फेकला तर तो मागे पडन, मग ऍक्सिलरेशनचा काय संबंध? बॉल जर का आपण, एक एक नाही नाही नाही, एक मिनिट। तो तू वॉल वॉल वाला प्रश्न विचारते भिंतीचा। मग ह्या एक, नाही अरे एक मिनिट ट्रेन, एक मिनिट। ते ट्रेन मधले काका. अच्छा ट्रेन वाले, अरे हाँ एक्सेलरेशनचा काय संबंध। अरे बघ दीदी, हा बघ 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 बघ. काका ट्रेन मध्ये बसेल होते, त्यांना सीट नव्हतं भेटलं म्हणून. तर काका ट्रेन सोबत पूर्ण कनेक्टेड होते त्यांच्या मातृभूमीशी, म्हणजे त्यांच्या ट्रेनशी। मेरी देश की मिट्टी मतलब ट्रेन की परशी, सोना उगले कचरा उगले। फिर उसके बाद में काका ने उधर सिक्का देख लिया, काका ने सिक्का हवा में उड़ाया। आता लक्ष दे क्षितिजा, जब काका के हाथ में सिक्का था ना, तो वो काका के हाथ में था। काका ट्रेन से कनेक्टेड थे, सिक्का काका से कनेक्टेड था। काका ट्रेन की स्पीड से चल रहे थे, सिक्का काका की स्पीड से चल रहा था। क्योंकि काका की स्पीड ट्रेन की स्पीड बरोबर थी, इसलिए सिक्के की स्पीड जो कि काका की स्पीड के बरोबर है, वो भी ट्रेन की स्पीड के बरोबर हो गई थी। अब जैसे ही उन्होंने सिक्का हवा में उछाला और ड्राइवर ने अगर भूंकर एक्सेलरेटर दे दिया, एक्सेलरेटर दे दिया म्हणजे क्या। देखो पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, म्हणजे उतने टाइम में ट्रेन उतना चलने वाली थी, फिर उतने टाइम में ट्रेन उतना चलने वाली थी, उतने टाइम में ट्रेन उतना चलने वाली थी। लेकिन तुमने जैसे एक्सेलरेटर दे दिया, अब तुम्हारी ट्रेन उतने टाइम में पहले उतना चलेगी, फिर उतने टाइम में उतना चलेगी, फिर उतने टाइम में उतना बहुत ज्यादा चलेगी, ऐसे ज्यादा ज्यादा चलती है। ऐसे भैया आपको कैसे मालूम।
अरे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम छोटे बच्चे थे, 7th स्टैंडर्ड में थे, तब हमें बोला जाता है एस म्हणजे क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारी जिंदगी में इतना था। हमारी जिंदगी में एक्स्ट्रा वाला हिस्सा था क्या? नहीं। हम जब 9th स्टैंडर्ड में आए तो हमें मालूम पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सेलरेशन रहे तो टाइम पे ही नहीं, टी पे ही नहीं, टाइम के स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टाइम उतना स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। 1 से बढ़ेगा, 4 से बढ़ेगा, 9 से बढ़ेगा। तो दीदी अगर सिक्का जब हवा में गया, और हवा में अभी वो बहुत जाने वाला था और फिर आने वाला था, ठीक है, और तब तक मान लो हम यहाँ तक आने वाले थे, लेकिन काका ने दबा दिया एक्सेलरेटर, तो हम यहाँ के बजाय इस फिनिश लाइन की जगह, FL फिनिश लाइन की जगह, हम अगली वाली फिनिश लाइन पे, न्यू फिनिश लाइन पे आ जाएंगे बेटा हम। तो सिक्का हमारे पीछे गिर जाएगा। बात समझ आ रही है क्या आपको? क्योंकि जब सिक्का हवा में है तो वो, जब हमने सिक्के को फेंका, तब हमारी जितनी स्पीड थी, मतलब उस समय पे ट्रेन की जितनी स्पीड थी, उतनी स्पीड से हमने सिक्के को हवा में फेंका। ट्रेन में बैठे वाले शख्स को लग सकता है कि सिक्का ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अरे भाई साहब, असली पिक्चर तो वो देख पा रहा है जो ट्रेन के बाहर से देख रहा है। उसको मालूम है कि ट्रेन का इधर भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है। आणि काका ने सिक्के को ऊपर फेंक दिया, दो दो कंपोनेंट, म्हणजे सिक्के का कौन सा मोशन चल रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है। अभी यूट्यूब का वीडियो देखा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है सिक्के का, अगर हम ट्रेन के फ्रेम से बाहर से देखें। और विश्वास मानो, अगर तुमको कॉकरोच बना के मैं उस यूट्यूब के वीडियो के उसी फनल में, उसी पाइप के अंदर डाल के बैठ देता, मैं तुमको, अगर वो बॉल था जो हवा में उड़ा, और उसी फनल में अगर मैं तुमको बना के रख देता ना, तो वो बॉल तुमको सिर्फ ऊपर जाते दिखता था, तुम्हारे हमेशा ऊपर ही रहता था ना, तो और डायरेक्ट नीचे आते दिखता था। इसका एक लाइव एप्लीकेशन में तुमको बताता हूँ। अगर मान लो तुम रास्ते पे, तुम स्कूटी पे बैठ के, तुम्हारे दोस्त पीछे बैठ के भयानक स्पीड से गाड़ी उड़ा रहे हो, बूम बूम जुप जुप जेपटॉक स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो एकदम, ब्लिंकिट 10 मिनट में ऑर्डर किया, तुम 1 मिनट में ऑर्डर पार्सल पहुंचाने वाले हो। ठीक है, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे कल, म्हणजे आज रात 12 बजे, आणि तुमको केक लाने को देर हो गई, अभी 11:58 हो चुके, आणि तुमको बरोबर 12 बजे उसको लात मारने की। तुम रप 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 सिटी में ट्रैफिक से गाड़े बोड़े भगा रहे, आणि तुम अगर भगाते 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 एक स्पीड ब्रेकर को धड़के, आणि तुम्हारा स्पीड ब्रेकर को धड़के जो दोस्त तुम्हारा पीछे बैठे वाला था, वो हवा में भी उड़ गया, तो टेंशन नको लो, बस एक्सेलरेट मत कर देना, उतनी स्पीड से गाड़ी चलाना, तुम्हारा दोस्त बरोबर आके सीट पे बैठेगा। तुमने स्लो कर दिया तो आगे आके डायरेक्ट आगे आके बढ़ेगा, तुम स्कूटी से उड़ा दोगे। तुमने एक्सेलरेट कर दिया, तुम्हारे दोस्त पीछे गिर जाएंगे। बात है ना? समझ आया तुमको? बर, अभी सब बच्चों ने थर्ड वाला लिखा। थर्ड वाला करने के लिए मैंने तुम बच्चों को एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था, अगर तुमको नहीं भी मालूम हो तो अपन कर सकते हैं। देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल, सगळे गावठी लोग इधर देखो। अरे भाई, एक एम मास का कार्टा भी वेलोसिटी से भाग रहा था, तुमने तो इसका मोमेंटम कितना था, MV। भाई तुमने इसका मोमेंटम डबल कर दिया, तुमने इसका 2 MV कर दिया, म्हणजे भागते भागते इसका वजन थोड़ी बढ़ जाएगा, वजन तो उतना रहेगा ना भैया, वेलोसिटी डबल करी ना तुमने इसकी। अब तुमने वेलोसिटी V की 2V कर दी। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो थी ½ mv²। अब इसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी हाफ, नया मास m, नई वेलोसिटी 2V का स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, ½ m 4V²। 4 को साइड में लेके जाओ। 4 को अगर हम बाहर लेके गए तो ½ mv² बचा क्या? म्हणजे म्हणजे जो शुरू की काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के ई आई कैया, वही ½ mv² है ना। तो ½ mv² कौन है? ये कैया है ना, कैया के ई आई, और ये बाहर 4 बैठा है क्या, 4। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो न्यू आई ना, न्यू, वो पुराने वाले के 4 टाइम्स आई, 4 गुना हो गई। तो काइनेटिक, अगर तुमने मोमेंटम डबल करा बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, चौबल होंगी, चौबल। बात समझ आ रही है तुमको? ये है डायरेक्ट मेथड, अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो। अगर एक बच्चे को रिलेशन मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी रहती क्या है, काइनेटिक एनर्जी रहती P²/2m, म्हणजे मास चेंज नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल रहती है मोमेंटम के स्क्वायर पे। तुमने मोमेंटम 2 गुना किया, काइनेटिक एनर्जी 4। तुमने मोमेंटम 3 गुना किया, काइनेटिक एनर्जी 9 गुना। भाषण समझ आ गया ना तुमको? ठीक है, अगर तुमने मोमेंटम कर दिया n टाइम्स, पी का हो गया NP। पी म्हणजे क्या? पोपट। पी म्हणजे मोमेंटम। मोमेंटम का होगा, अगर हो गया n टाइम्स मोमेंटम, तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी n² टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो कि तुम्हें ये सब समझ आ रहा होगा, जिसको जो लिखना है लिख सकता है। बच्चों एक ध्यान रखना, अगर तुमको ये समझने में तकलीफ होती है ना, जीवन का सिर्फ एक चैप्टर कच्चा रहा तुम्हारा, जिसके कारण तुम्हारा फिजिक्स लटकते जा रहा है, रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन। ये चैप्टर अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके बेसिक्स अलग अलग जगह छुपे पड़े रहते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी ज्यादा फेमस नाम है इसका, 7th और 8th स्टैंडर्ड में। हम्म
और प्रॉफिट लॉस, पैसे, हिशोब की तो वो तुम्हारा थोड़ा कच्चा है बचपन से। तुम्हारी मम्मी ने तुमको शायद बिस्किट लाने भेजा नहीं बचपन से। डबल टिकट लगे। अरे भाई अगर मास कांस्टेंट रह गया, मास मास बदल ही नहीं रहा, 2m, तो जो कांस्टेंट है उसको देखना भी क्यों? फिर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? हम इज इक्वल टू नहीं देख रहे, हम सिर्फ डिपेंडेंस देख रहे हैं, डिपेंडेंस। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही मोमेंटम के स्क्वायर पे। अगर तूने मोमेंटम n गुना कर दिया, हाफ कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, उसके n का स्क्वायर हो जाएगी। अगर तुमने मोमेंटम ट्रिपल कर दिया, 3p, पहले p था फिर 3p कर दिया, np मतलब 3p, तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर p मतलब 3 स्क्वायर p मतलब 9k ही हो जाएगी। बात समझ आई तुमको? 9 गुना हो जाएगी। प्रोवाइडेड इफ मास इज रिमेन्स कांस्टेंट, मास भी बदल रहा फिर गोली। आवाज न करो बिरजू, आज नीचे देख के हंस रही। सच में यार, तुम में से कुछ बच्चे ना तगड़ा लेवल का वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना। अच्छा, मैथ मैथ बहुत लगता है उसमें, क्योंकि वीएफएक्स में भी जो सबसे उच्च श्रेणी का वीएफएक्स रहता है, सबसे, वो यूआई यूएक्स रहता है। उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग के लिए तगड़ा मैथ्स आना चाहिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं, अलजेब्रा बहुत तगड़ा रहना चाहिए तुम्हारा। और ये विशेष रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन, ये गणित की समझ, नंबर सिस्टम्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो धड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए तुम्हारा मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सभी मैथ्स। सबसे हाईएस्ट लेवल की वीएफएक्स डिजाइनिंग होती है, बहुत पैसा मिलता है उधर। एग्जाम रहती है 12वीं में, यूसीड। और कुछ कुछ आईआईटी के कॉलेज भी है, वहाँ पे भी डिजाइनिंग के कोर्स रहते हैं। मुझे लगता है आईआईटी मद्रास में है फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स, लेकिन वो आईआईटी के एग्जाम, आईआईटी जेडबल नाम की जो परीक्षा है उससे एंटर वो मिलता है एडमिशन। और वो अगर तुमको आईआईटी जेडबल नहीं देनी तो 12वीं में ये यूसीड की परीक्षा है, एनआईएफटी है, एनआईडी है। डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा स्कोप अभी बचा नहीं है, फैशन टेक्नोलॉजी तो भी हो जाएगी, यूसीड रहेगा। वो पैरेलल एंट्री स्कीम है ना, लेकिन उधर मरने का कंपटीशन है। जेई मेंस में तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक अगर पहले 1000 में आ रहा होगा ना, तो किधर चांस है कि तुमको इंडिया में मिलेंगी जगह। लेकिन अगर तुम एसपीआई में जाते हो, देखो, एनडीए में जाने का सबसे अच्छा तरीका, 10वीं में जब तुम हो, तब तुम 10वीं में रहते टाइम 11वीं और 12वीं का मैथ्स खत्म करो कुछ भी करके, मैथ्स, बाकी तुम सब कर लोगे। 11वीं और फिर 11वीं 12वीं तुम कुछ भी करके 10वीं में एसपीआई सिलेक्ट हो जाओ, ताकि एनडीए में जाने से पहले तुम्हारी फिजिकल बॉडी बन जाए एक बार, क्योंकि जिसकी नहीं बनती उसकी नहीं बनती भाई। ऐसा टाइम चले जाता है। बाद में तब जाता, एनडीए में जाने के बाद जो है बहुत 6 महीने इतना पिसाते बच्चे छोड़ के भाग जाते। और तुम पहले से एसपीआई में, तुम्हारी पहले सीट के लिए वाली सीनियर्स ने इतना तुमको 4 बजे मार मार के उठाया, वाला ठंडा पानी डाल दिया तुम पे 2 बार, एक ऐसे तुम्हारी रैगिंग ली, बोला तुमको सीनियर ने, जब 5 राउंड भाग गया, है ना, ये सब एसपीआई में होता। तो तुमको आदत हो जाती पूरी कि तुम्हारा सीओ साहब तुमको कैसा ट्रीट करेगा, तुम इंडिया के लिए पूरा तैयार रहते थे। बस मैंने एक ही ऑब्जर्व किया, पीयूष का थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, पहले दो में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने 10वीं तक का, मैंने 10वीं में उसका लॉगरिदम वो सब, पहली बार जो बुक लेके आया था ना इंडिया के मेरे पास में, ये है पेपर, तो मैंने लॉगरिदम देखा था, ठीक है पढ़ा दिया। तो अगर पीयूष मेरे पास ऐसे इस जैसे बैच में रहता कि मेरे पास 6 7 से था, और इतना पीयर ग्रुप भी इतना स्ट्रांग था पढ़ने वाला कि भाई कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा, माहौल एकदम लास्ट में अभी पढ़ने का, तो फिर पीयूष अगर 11वीं 12वीं खत्म कर देता मैथ्स तो बहुत अच्छा रहता, फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया निकाल लेता। तो पहले अटेम्प्ट में सिर्फ मैथ्स की वजह से होता हमेशा पीयूष। मैथ्स कुछ बहुत ये नहीं था, मैथ्स में पीयूष को ये क्वेश्चन नहीं जम रहा था कि भाई वाई है 5 cos² log x। पीयूष इधर उतरा था भैया, क्यों? क्योंकि एसपीआई में जब तुम जाते हो तुम बाहर कोचिंग नहीं लगा सकते इंडिया की। एसबीआई का जो शिक्षक वो शिका मैंने, एसबीआई का शिक्षक म्हणजे शाहू कॉलेज का मैथ्स का शिक्षक, बरोबर ही था। तो बच्चे को सेल्फ स्टडी करके किताब पढ़नी पड़ती, फोन नहीं अलाउड, लैपटॉप नहीं अलाउड। लैपटॉप वो कंप्यूटर लैब रहता है तो उधर थोड़े बार लेक्चर तुम देख सकते हो, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता ज्यादा। ठीक है, तो ये मैथ्स अगर तुम 11वीं 12वीं मैथ खत्म करके चले गए, 10वीं में रहते टाइम एनडीए हो गया तुम्हारा, और एसपीआई में सिलेक्ट हो जाओ, एनडीए इज लाइफ वर्थ लिविंग, एकदम वो है भाई।
उसमें जाके जरा सा भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन मन में कभी नहीं आता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ऐसे बाकी सब जॉब में आता है, मेरे को आते रहता है, मैं बैठे बैठे सोचते रहता है यार क्यों ही इस साल शुरू करी, या इस साल मैंने साल की फीस क्यों ले ली, मेरे को 6 महीने बाद बंद करने का मन हो रहा नवंबर में, मेरे को जाने का है इधर से निकल के। ऐसा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऐसे डायलेमा चलते रहते हैं अलग अलग। कोशिश चालू है। क्या क्या हाँ ना, उसकी वजह से तो बंद जाता हूँ ना। वही तो करना चाहिए भैया, मजा के देखना। 2020 में ट्यूशन चालू हुई, आज 2025 है। आईआईटी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक जन गया, वो भी साला 12वीं बोर्ड की वजह से गण गया, वापस दे रहा अगले साल लगेंगे। शुभम गाय के आने उसके बाद में देखना 2025 तक 5 साल के स्टैट्स देखो ना तुम। जून 2020 से जून 2025 आईआईटी में अपने 0 बच्चे गए। ट्रिपल आईटी में अपना एक बच्चा इस साल प्रोबेबली जा रहा, पर नहीं गया अभी तक, नहीं गया ना, अभी 0। बताने नहीं लगता। जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने अभी तक 2 बच्चे गए। उसके बाद में अपने एनडीए में अपना एक बच्चा गया, और बाकी सब इन प्रोसेस है ना। अभी 11वीं में इतनी बड़ी बैच है, पढ़ रही, भगवान की कृपा से नहीं पढ़ रही, डिस्ट्रैक्ट हो रही खुद के कर्मों से। चल रहा है ना, कितना बड़ा है, 30 बच्चे, जिनमें से 20 बच्चे कैलिबर रखते हैं बहुत अच्छा कुछ कर जाने का। उस 20 में से हर महीने हर हफ्ते कोई एक एक बच्चा आउट हो रहा है गेम से, डिस्ट्रैक्ट होते होते लास्ट तक 5-6 तो बचने को ना। तब जाके 2027 में आएंगे, यानी अगले साल 2026 में अपने पास इतने इतने तो है भाई सिलेक्शन। कोई नहीं करा ना। पीयूष पैशनेट था, उसके बाद 2 बैचेस में कोई पैशनेट नहीं था एनडीए रिगार्डिंग। पिछले बैच में था यशराज मस्के, लेकिन यशराज मेरे पास में डायरेक्ट 10वीं में आया। कोई मैथ्स का बेस नहीं। यशराज का मैथ्स उधर था जिधर मैं रेमेडियल क्लास ले रहा था। भाई नासिक में थोड़ी एसपीआई है। गर्ल्स की एसपीआई है नासिक में, जीएसपीआई नहीं है। बॉयज की फक्त संभाजी नगर में। तुम लक्ष्य मूवी देखना, ऋतिक रोशन की है, बहुत मस्त मूवी। देखी तुमने किसने लक्ष्य? मेरी जनरेशन में नहीं। तुमने लक्ष्य नहीं देखी सालों? जेडबलई और एनडीए के ऊपर मूवी है पूरी, एग्जाम और सारा, ऋतिक रोशन की। 2006-7 की मूवी है, और बहुत बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, बहुत अच्छी स्टोरी है एकदम। आज के जमाने में वैसी स्टोरी नहीं होती एकदम। जैसे 12th फेल मूवी आई थी ना, वो भी थोड़ी ओवर एग्जैजरेटेड रहती, ज्यादा ही करी कि बच्चा यूपीएससी पढ़ाई करते टाइम दिल्ली में दड़न पीस रहा। नहीं, इतना भी रहता भैया, ठीक है। ओवर एग्जैजरेटेड। लक्ष्य देखते टाइम कभी ओवर एग्जैजरेशन नहीं लगता है तुमको? लक्ष्य वो कहानी है कि फरहान ने जब उसके अब्बू को बोला कि बप्पू अब्बू मेरे को जिंदगी में पैशन फॉलो करने का है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का है, ठीक है। तो उसके अब्बू ने बोल दिया ठीक है जा बन। तो फरहान बना कैसे बाद में लास्ट में थ्री इडियट्स के एंडिंग में दिखाते हैं ना कि फरहान वो है, बन चुका है, बहुत फेमस फोटो है उसके दुनिया भर में। और वो रैंचो ढूंढने जाते हैं वो लद्दाख के पास में, तो रैंचो उसका वर्क फॉलो करते रहता है। तो फरहान कर क्या रहता है इतने साल, 10 साल 12 साल क्या वर्क कर रहा था एग्जैक्टली, कैसे बना हाईएस्ट लेवल का वो सारा सब। तो वैसा लक्ष्य मूवी है कि वो बच्चा एनडीए में सिलेक्ट कैसे हुआ, उसके पापा और घर वालों के बिल्कुल विरोध के बावजूद। क्योंकि कोई भी घर वाला भी बिल्कुल अपने बच्चों को आर्मी में जाना नहीं देना चाहता। दूसरा को मालूम है, बोलने का नहीं ना, जेई प्रिपरेशन करते रहने का, दे देने का, एनडीए टॉप 1000 में रैंक है, चल जाने का। अब पक बोलने का, पूना में बोल रहा, ट्रिपल आईटी पुणे लगा हुआ है, कड़ा पास लगा कॉलेज। बीटेक की डिग्री मिलती ना, सैलरी कितनी? पहले 4 साल तुमको रहना खाना सीखना फ्री है, चौथे साल तुम्हारा महीने का 1.5 लाख रुपए चालू होता। एनडीए में बीटेक तुम्हारा स्टार्टिंग सैलरी महीने का 1.5 लाख है। और तुमको अलाउंसेस कितने हैं? तुम्हारा सरकारी निवास, और रहने लेने गाड़ी, वीआईपी सिक्योरिटी, क्योंकि तुम सैनिक नहीं भैया, तुम ऑफिसर है ना। दिल्ली में तुम काम कर रहे हैं, बैंगलोर में, अलग अलग जगह, इसरो डीआरडीओ के सेंटर्स में। और जिंदगी ने चाहा तो तुमको जासूस जुसूस बनने का भी काम मिल जाएगा, या फॉरेन एम्बेसी में जाके कुछ करने का। क्यों भैया, 2-4 मुल्ले ठोकी दे रहे ज्यादा।
When bullet is fired from gun, the gun recoils due to कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब ये समझाता हूँ मैं. बात ऑफ द टॉपिक हो गई ना बहुत. मेरे को सोच के बहुत अच्छा लगा कि तुम में से कोई अगर बन गए तो कितना अच्छा लगेगा. एनडीए में चले गए और भी. सोच के ही बहुत भारी लगा मेरे को. जाने का है ना. एटीट्यूड ही अलग रहता भाई. माइंड सेट एटीट्यूड नहीं, माइंड सेट ही अलग रहता. वो बच्चों का जो एनडीए में रहते ना प्रोसेस में. अ बुलेट इन मोशन हिट्स. अरे यार अरे रुषा शांत हो, मेरे को ये अभी समझन दो. भाव विभोर हो गया मैं एकदम पीयूष की वजह से. जुलाई महीना अगस्त मंथ चालू हो गया क्या? पीयूष गया ना एनडीए. 29 जुलाई. तो यह कष्ट तो है पूरे भारत में एनडीए खड़कवासला पुणे. वो आई जैसे आईआईटी में बैचलर डिग्री बीटेक रहती, उसके बाद एमटेक रहती ना. तो एनडीए करने के बाद अगर किसी बच्चे को और आगे पढ़ना है वो आईएमए में जाता. इंडियन मिलिट्री एकेडमी. ठीक है. हम्म. हाँ एनडीए से बनते ना. हाँ बनते ना, वही तो बनते ना. सारे लेवल चलते चालू खुलते हो जाएगा ना. वो लबासना जो है वो यूपीएससी के लिए है. बात कितनी गंभीर है ना. 5 साल 5 साल. और हार्डली आईआईटी जीरो, एम्स जीरो, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दो. ट्रिपल आईटी में कोई गया भाई? अपनी पहली बैच कौन थी वैशाली? नहीं उसमें कोई नहीं गया. एनआईटी में कोई गया क्या? दूसरी बैच कौन थी मेरी? दूसरी बैच, हाँ ये साल पास हुई मेरी दूसरी बैच. इन ट्रांजिशन है. ट्रिपल आईटी एनआईटी एक लेवल पे लेते हैं अपन. इस साल गया कोई? नहीं ना, इस साल की नीट बहुत फ्लॉप गई यार अपने बच्चों को. ड्रॉप लिए ना अपने कितने सारे बच्चे. अच्छे अच्छे बच्चे. रिसर्च भी अपन काउंट करते. आइजर नाइजर आईआईएससी. अभी कोई नहीं. क्लैट में अपना लॉयर में कोई बच्चा अभी तक नहीं. एनआईडी में अभी तक अभी ना नहीं. सीए आर्टिकलशिप अभी तो उम्र ही नहीं हुई ना उतनी करने की. या सीएफए क्लियर करे वाले बच्चे नहीं. तो अपन और एकदम अभी है एनडीए. और देखो ना ये ग्राफ कैसा है अभी. हाँ ये क्या. और इन प्रोसेस कितने सारे बच्चे हैं. मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, ये 25, अगले साल 26 में मई महीने में लासुर में फूटा के पटाखे फूटेंगे भैया. जबरदस्त करूंगा मैं सेलिब्रेशन. 2000 कब हुआ? ये तो जीरो ही चलते आ रहा था ग्राफ. 24 में डायरेक्ट ग्राफ ऐसे चालू हुआ. फिर 25 में अभी ये. फिर 26 में. फिर जाएंगे ऊपर एकदम रब कर. यानी अभी मेरे पास 6 साल 5 साल हो गए. 2032 के जून तक समझो या वो महीने तक. 7 साल और हाथ में. 7 साल में मेरा 100 आईआईटीएन का टारगेट है. एम्स में 50, एम्स जीएमसी 50 का टारगेट है. तुम समझ रहे हो कितना बड़ा है. ज्यादा भयानक. बन जाएगा. हो जाएगा हो जाएगा. हो जाएगा. तो तुम्हारी बैच में मेरे को भरोसा है. तुम्हारे बैच में मेरे पास डजन भर जीएमसी एम्स और आईआईटीएन निकल जाएंगे मेरे पास में. तुम्हारे ये वाली 10वीं के बैच में मेरे को भरोसा है. बस वो बाद में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. पर तुम्हारी बैच पिछले वाले बैच के जैसे उड़ान टप्पू नहीं है. हवा में नहीं उड़ती. ग्राउंडेड रहती है तो अच्छा है. पिछले वाली बैच थोड़ी थी अभी. आराम देखा रहता बचपन से तो रहता. मराठी मुलक ज्यादा इकडं है ना. म्हणून मुलक मुलक माहित नाही का तुम्हाला? मुलक. मुलक म्हणजे देश. मराठी लोक. मराठी तबका जास्त आहे या बॅचला म्हणून बॅच ग्राउंडेड. मारवाडी तबका जास्त झाला की बॅच उडण टप्पून जाते लगेच. जनरल ऑब्झर्वेशन. हा अरे मी कुठं बडबड करून राहिलो. माझ्यावर जातीवादी 1-2 केस लागून जाईल मी मध्ये वापस. साला काही म्हणा देशमध्ये जेतमध्ये जायचे काम आहे. बुलेट इज फायर्ड. मराठी ज्यांच्या घरी मराठी भाषा बोलली जाते त्या लोकांना मराठी मुलक म्हटलं जातं. समजलं का तुम्हाला? ज्यांच्या घरी हिंदी बोलले जाते त्या लोकांचे पाय लवकर जमिनीवर राहत नसतात. असे राहतात असं. तू समजशील नंतर पुढं. उगाच थोडी संत ज्ञानेश्वर मराठीत अभंग रचत गेलो.
वेन अरे अरे भैया तुम्हाला क्वेश्चनवर येऊन दे भैया. अरे मी समजा दुसरा तू तिकडं बोलू राहिला आणि मी ते शब्द ऐकून घेतो आणि मग मी त्या शब्दावर बोलायला सुरू करतो. बस आता तू युपीएससी बीपीएससी एनडीए काहीच बोलू नका. एकदम सगळे शांत राहते. कंट्रोल. देखो भैया, सांगितलं ना, माझ्या अनुभवावर लक्षात ठेवा फक्त. देखो बुलेट अगर तुमने फायर करी, अरे अपन ने उन्हाळे में मेरे को जितना याद आ रहा अपन, हाँ नहीं नहीं हाँ उन्हाळे में जितना मेरे को याद आ रहा अपन ने अल्लाह ताला का एक सुसाइड बॉम्बर फोड़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए. बरोबर बरोबर बरोबर. ऐसा अपन ने उसके चार पर हाथ तगड़े इधर उधर उधर इधर, याद है ना तुमको? आज गया था ना चेन्नई टू चाइना कुछ तो अभी ये तो बहुत सोपा है. देखो ये देखो ये गन है, हाँ ना, ठीक है ना, ये गन है और इसमें ये बुलेट है. बात समझो तो. अभी मास ऑफ गन कितना तो भी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? 0. अरे भाई, ए मितांशु ऐक ना भाई, मोमेंटम क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी. तुम्हारी शुरू में गन भी रेस्ट पे हाथ में पकड़े वाली तुमने, और उसके अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों ही 0 है ना. तो तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 रहने के कारण टोटल इनिशियल मोमेंटम ही 0 रहेगा तुम्हारे पास. और इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमेशा नहीं. ओनली व्हेन, ओनली व्हेन कंडीशन क्या है? मोमेंटम कंजर्व कब होता? ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0. सालो ये कैसे भूल जाते तुम? मेरे को एक बात बताओ, धरती पे कोई भी चीज ऊपर नहीं है, रॉकेट जा रहा ऊपर, ऊपर जा रहा वर्टिकल दिशा में तो कुछ तो चल रहा. क्या वर्टिकल दिशा में धरती पे कोई फोर्स लगता? हाँ ग्रेविटी लगती नीचे की दिशा. तो उधर अपन वर्टिकल दिशा में कोई चीजें हो रही तो उसमें अपन मोमेंटम कंजर्व कर सकते क्या? नहीं. लेकिन हॉरिजॉन्टल दिशा में धरती पे नॉर्मली कोई फोर्स लगता क्या? एयर ड्रैग विस्कस फोर्स भूल जाओ, तो नहीं लगता ना. तो फिर इधर हॉरिजॉन्टल दिशा में अपन मोमेंटम कंजर्व कर सकते. मोमेंटम अपन उस दिशा में कंजर्व नहीं कर सकते जिस दिशा में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है. वो विचार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब फाइनल मोमेंटम देखो सब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मास इनटू फाइनल वाली वेलोसिटी. अब तुमने गन से भैया बुलेट बाहर निकाली, गन तो तुम्हारे हाथों में थी, लेकिन बुलेट भैया छोटा सा मास लेकिन बड़ा धमाका, रिपीट कर आगे गए भैया. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा 0 था, और ये रहना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम के. बच्चों तुम्हारे पास दो ही चीजें, बुलेट और बंदूक, बंदूक और उसके अंदर की बुलेट. अब फाइनली दोनों का मोमेंटम लिखो. बुलेट का कुछ तो मोमेंटम है, एम मास की बुलेट सपाकन गई ना वी वेलोसिटी से उधर. तो जब इसमें हम गन का मोमेंटम ऐड करेंगे, ऐड होके 0 हो जाना चाहिए ना. मतलब बहुत हैवी मास की 10-12 किलो. तुमने नैतिक चुड़ैल को हाथ में पकड़े वाला है, 10-12 किलो डायरेक्ट उड़ रहा. इतनी बड़ी हैवी गन, 10-12 किलो भी कम बोल रहा मैं, 20 किलो की रहती है AK-47 फुल लोडेड, 20 किलो की बंदूक रहती है लिटरली. नैतिक चुड़ैल कितना होगा वो? 20 किलो? नहीं नहीं मजाक. 30 30 35 35 का होगा ना, आधा आधा नैतिक चुड़ैल, मजाक नहीं भैया. एकता लेके तुमको फुल स्पीड में भागने का है, नॉर्मल इंसान से भी, एथलीट से भी, नॉर्मल एथलीट से भी ज्यादा की स्पीड में तुमको भागने का है. जब तुम्हारे ऊपर बैकपैक का भी है 50-60 किलो बोझ बाहर हो गए ना. तो बहुत हैवी मास की गन. अब तुमको MV में ऐसा कुछ तो भी मसाला ऐड करने का है ताकि वो ढक्कन दिशी 0 हो जाए एडिशन. तो तुमको उसमें -MV ऐड करना पड़ेगा ना, लेकिन तुम्हारी गन का ऑलरेडी कुछ तो भी मास है, मास ऑफ गन. मेरे को ये इस पे लिखना नहीं चाहिए था. ये वो सही जगह है लिखने के लिए भाई साहब. जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 रहता है ना बच्चों, ये उन्हाड़े में पढ़ाया था तुमको, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. हुआ क्या, क्या घटना घटी? पहले तो घटना कुछ नहीं घटी, बस बंदूक हाथ में ली, बंदूक के अंदर बुलेट थी. बाद में बुलेट फायर हो गई, छोटा सा M मास ऑफ बुलेट, V मास ऑफ V वेलोसिटी ऑफ बुलेट से सुपकन जिस चली गई. पूछा जा रहा है कि क्या बंदूक के साथ कुछ होगा? तो मेरे को लग रहा है कुछ नहीं होगा, हाथ में पकड़े वाली, तो अपन देखते ना कुछ होगा क्या. मास ऑफ गन, मास ऑफ गन है. वेलोसिटी ऑफ गन कुछ रहेगी क्या या 0 रहेगी, ये हमें पूछा जा रहा है. तो कैसे कैलकुलेट करें? बुलेट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर की गई, ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में रहती है.
जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स रहता है उस डायरेक्शन में हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर फोर्स जीरो है तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मोमेंट यहाँ पर दो चीजें हैं तो दोनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा। दोनों का पहला प्यार, दोनों का पहला इनिशियल मोमेंटम लिखना पड़ेगा, और दोनों का बाद में का प्यार, दोनों का फाइनल मोमेंटम लिखना पड़ेगा। इनिशियल वाला मोमेंटम गन का कैसे लिखेंगे? मास ऑफ गन, मोमेंटम रहता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, जीरो है ना पहले, हाथ में पकड़े वाली रुके वाली ना। बुलेट का मोमेंटम मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो भी जीरो है। बाद में बुलेट का अगर तुम मोमेंटम लिखने को जाओगे तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब फाइनली उसकी कुछ तो वेलोसिटी हो चुकी है। और गन का लिखने जाओगे तो मास ऑफ गन इंटू बॉक्स, वेलोसिटी तुमको मालूम नहीं ना, एक्स है ना, वो एक्स वो तुमको ढूंढने का है। जीरो इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम बी वी बी। तो ये अब क्या सॉल्व करोगे इसको? ऐसे हो जाएगा क्या, माइनस एम बी वी बी, एम बी वी बी उठ के उस तरफ चले जाएगा ना, इज इक्वल टू एम जी एक्स, असली मसाले सच सच, एम जी एक्स, एम जी एक्स, और एम जी नीचे आ जाएगा, एम बी वी बी अपॉन एम जी माइनस, मतलब गन की वेलोसिटी सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट के माइनस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के माइनस डायरेक्शन में, कलर बदलना पड़ेगा तुम्हारा ध्यान लाने के लिए। सबसे पहले गन की वेलोसिटी एक्स, एक्स म्हणजे क्या, वेलोसिटी ऑफ गन, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। और सिग्निफिकेंट है, मास ऑफ बुलेट कितना रहता है, 10 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बाप रे, वो तो रहती 500 मीटर पर सेकेंड, आधा किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ से तुमने बुलेट फायर की तो आराम से 1 सेकंड में यहाँ से शारदा मेडिकल तक जाती, 500 मीटर तक। प्रशांत बम की घर तक जाती यहाँ से 1 सेकंड में बुलेट। बस जा नहीं पाती, वहां तक जाके गिरेगी नहीं, क्योंकि एयर विस्कस है ना, विस्कस फोर्स है ना। तो उसकी स्पीड उतनी रहेगी, लेकिन विस्कस फोर्स के कारण जल्दी से कम होके डीएक्सेलरेट होके वो बहुत से बहुत अक्षय ऑटो पे गिर जाएगी बुलेट। हाँ मान लो एक 200 मीटर पकड़ ले भाई, 200 मीटर पर सेकेंड। और ये मास ऑफ गन 12 किलो, म्हणजे ग्राम में 12,000 ग्राम। भैया आपने ग्राम में क्यों लेके, क्योंकि ऊपर मास ऑफ बुलेट ग्राम में था ना, ग्राम ग्राम कट होने को। 10/12,000 कट करो, खट खट। तुम्हारे पास 200, अरे शंगड़िया इकड़ भाई, 200 मीटर पर सेकेंड अपन 1200 हो रहा, कट कट कर। 1/6 मीटर पर सेकेंड, 1/6 मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर कर दे, मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 100/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100/6 कट कट करो बच्चों, 50/3, 50/3 छोटा छोटा करो, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की छोटी पट्टी सबने देखी ना। तो तुम्हारी गन जो है 1 सेकेंड में 15 सेंटीमीटर उतनी पीछे होगी, तुम्हारा हाथ ने पकड़े वाली ना। तो तुमने अगर खटकन फायर किया तो बंदूक इस पीछे चली जाएगी। बात समझ आ रही? अगर ऐसी तुम पे देखो, ये तो मैंने लिखे वाला है, किसी को लिखने का है क्या ये? लिखने का है क्या किसी को ये? कैसे लोग हैं यार, तो इतना लिखने लगा है मेरे को। ये देखो तुम, ये पोर्टल लागलं नक्की. ये पा तुम्ही, ए उठ ग मावशी उठ, सार्थक आहे, उठून बैस पटकन. या पाय सार्थक कोलटे डायरेक्ट बंदूक घेऊन बसला भाई, आता तोड तोड फायर करायला. या पाट्या क्रेझी, त्याच्या खांद्याला लागलं. आवाज नाही करू राहिला पण त्याच्या खांद्याला लागलं. डबल पाहून घेतोय. सार्थक उठून बैस, लागलं बेटा, मल्लमपट्टी करायला येऊ का? बॅट बूट घेऊन या कधी. उशी बाजूला ठेव पटकन, उठून बैस. उठ रे पोरं. हे पाय बंद झोपेल पोरे. वापस पहा भैया, नमन टोळे. क्रेझी, ते अशा पटेलवानीच पोरं राहत्या पुरेश पोरे. नॉर्मल पीपल युजिंग गन्स, ही नॉर्मल है, याच्यात रिकॉइल है ना, रिकॉइल. कोई गन में रिकॉइल, फिजिक्स का मतलब रिकॉइल रहता है कि गन पीछे आती है। और किसी बंदूक में अगर रिकॉइल नाम का पार्ट लगाया है तो गन का एक्चुअल रिकॉइल कम करने के लिए वो पार्ट लगाया जाता है। कैसे? गन का मास बहुत ज्यादा बढ़ा के, वो उससे कैसे कम हो जाएगा? जैसे कि हम सब पढ़ रहे थे, तुम बच्चों को अगर ध्यान हो, ये इधर फॉर्मूला लिखा है, तो तुम इधर देख सकते हो, येलो कलर में डिनोमिनेटर में मास ऑफ गन आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ गन क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ गन, वो मास ऑफ गन पे बहुत डिपेंड करता है। और उल्टा डिपेंड करता है, मास ऑफ गन तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो रिकॉइल कम होगा, तो हैवी बंदूक यूज करते हैं।
हेवी बंदूक का कभी भी रिकॉइल कम रहता है। जो बच्चों ने पबजी फ्री फायर खेला उनको मालूम है, AK-47 का रिकॉइल बहुत ज्यादा रहता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन M416, ठीक है, वो वाले राइफल्स का एकदम कम रहता है। ये देखो, ये सिविलियन रिकॉइल, मिलिट्री वाले अलग रहते हैं। उनके खांधे को स्पेशल ट्रेनिंग मिलल रहती, बहुत मजबूत शोल्डर रहते हैं। ये देखो मुल्ला। और तो उनको भी उनके मकसद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग मिलती है। ये देखो अभी एक रिकॉइल देखा तुमने, उल्टा पीछे छोड़ के आती है वो पूरी गन। अरे भाई, वैसे भी ये वीडियो के रिकॉर्डिंग में मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा जो, क्योंकि यूट्यूब का कॉपीराइट आ ही जाता। तो एक दो देख लें, कुछ अर्ज नहीं है। ये काका पढ़ेगा, सबको पहले सच मालूम है ना, तो देखने में मजा आ रहा है। लिखने का है किसी बच्चे को अभी? हाँ भाई, मैं रुके वाला हूँ 2 मिनट, जिसको बच्चे को लिखने का है वो लिख लो। एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी लेके अपन ने निकाला है भला क्या? जो नीचे वाले सारे पिंक वैल्यूज है ना, ये एक अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला है कि लगभग लगभग कितना रहता होगा। 30 सेंटीमीटर पीछे उड़ती बंदूका, 15 सेंटीमीटर पीछे उड़ती, तुमने अगर डायरेक्ट ऐसे छाती पकड़ो तो धक्कन ऐसा जोर से लगेगा, ऐसा खसखस भी इसका लगना, डायरेक्ट नीचे गिर जाओगे तुम तब। ज्यांना काही लिहायचं लिहून घ्या, आपण हे उन्हाळ्यात शिकेले, जो नाही शिकेले तो हुकेले, त्यांनी युट्यूब वरून रेकॉर्डिंग पाहिजे। राम राम मंडली, नमस्कार है आपका उस जूम मीटिंग में जिनमें कैमरा बंद रहने पे पोस्ट तड़ातड़ रिमूव कर देता है। 3 बच्चे रिमूव है आपकी शिक। इधर लिख क्या था, कैसे कौन रिमूव करते हैं क्या? लिख लो भाई, जिसको भी लिखना है जो समझ आए। तो गन का रिकॉइल किसकी वजह से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से रहता है। आगे पीछे ऊपर नीचे आवाज ना को जल्दी खत्म करो। उन्होंने की भी रिकॉर्डिंग में हो गई है पहले। इस साल जो मेरी 12वीं की में जो बैच निकली ना, अभी जिनका जेई नीट हो गया अभी जस्ट रिसेंटली इस साल, उनको मैंने इसके 23 क्वेश्चन करे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक वर्कशीट ली थी। तो जिनके भाई बहन उस बैच में थे और उन्होंने उनका सामान अगर पढ़ के संभाल के रखे वाला होगा, तो निकलना, तुमको एक बहुत अच्छी लेवल की वर्कशीट मिलेंगी 23। अब वो गुम गई है मंजे, पर ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर 23 क्वेश्चन की वर्कशीट हुई थी उनकी, ताकि वो बच्चों को, एकदम फर्स्ट बैच थी ना होमी बाबा की, पक्के से होमी बाबा में एक क्वेश्चन आता है इसका, तो एकदम पक्की गार्ड से उनको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, इसलिए। हो गया सबका?
6 नंबर का केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? बी ऑप्शन मोमेंटम का। 7th, एक जेट प्लेन जो बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, तो अगर उसने अपना इंजन बंद भी कर दिया तो वो आगे जाता ही रहता है। सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, बंद नहीं कर दिया। जेट प्लेन जो कि बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, वो आगे क्यों जा पाता है? अब हाँ, इधर जमीन की तो बात हमको समझ आती है, जमीन की बात समझते हैं, चलो। सब बच्चे अभी मस्त पैकी हेडिंग लगाओ अलग से, रोलिंग फ्रिक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। सब बच्चे जल्दी से हेडिंग लगाओ, रोलिंग फ्रिक्शन। जरा आज अच्छे से समझते हैं कि रास्ते पे कोई भी चल क्यों पाता है, कोई भी गाड़ी चल क्यों पाती है। लिख मेरे साथ लिख लो, फिर बाद में बता दो। फ्रिक्शन। सब बच्चे इतना चेपो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है ये। तो मैं कोई प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुनता है क्या? मुझे देखते रहता है वीडियो वगैरह। मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं उसकी वजह से समाज में बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है। काफी बच्चे बिगड़ने के कगार से वापस आ रहे हैं। बाप रे, भारी बहुमत पीछे से मिलते हुए। हाँ, मैं तेरे को होता है मेरे साथ। तुम्हारे जीवन में प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली के किस्से के बाद ही चाहे क्या? उसके पहले तुम्हें नहीं पता थे? पहले से पता थे? हंसते तो बहुत बड़े बड़े आते, बस वो विनती करते हैं कि हमारा कैमरा पे रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग यूट्यूब पे मत डाल। शांत रहे आप। अक्षत नाम का कोई ये है क्या क्रिकेटर, अक्षत देव? ये से इंडिया के क्रिकेट में कोई है? दूसरा पटेल नहीं, डी से कुछ तो सर नहीं। देसाई, देवड़ाई, सो ए से शुरू होता है दीप नाम। आकाशदीप। आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप। आकाशदीप है क्या? हाँ। उसने ये अभी उसके घर पे बड़ा हवन बिवन हो रहा था, होम हवन में देख रहा था वीडियो। जनरली इंडियन क्रिकेटर्स ये सब टालते हैं, तो बहुत गालियां पड़ती, पब्लिक कंट्रोवर्सी हो जाती है हर बार। मतलब खुद के घर में भी पूजा पाठ करना टालते हैं, इसके कारण धोनी एकदम एथीस्ट, क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने वाला है धोनी एकदम। तो देख पाते तेरे को धोनी गाली देने का और एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए क्रिप्टो क्रिश्चियन म्हणजे जो दिखाते नहीं, वो लॉकेट घाल के घूमते नहीं, पब्लिक गाली देंगे पर मन ही मन घर में शांति से काम चलते रहता हो रहा है धीरे धीरे। एथीस्ट है, ज्यादा लेना देना नहीं, किधर से जा रहा है। बाकी है ना, बाकी बहुत डिवाउट है ना प्लेयर से। अक्षत दीप जो है, अभी सब बच्चे ध्यान से देखना। फ्रिक्शन के बारे में एक समझ लेते हैं रिद्या अपन, कि मान लो ये था रिद्या,
रिद्या घर से बाहर जाना चाहता था। रात में 10 बजे पूरी 10वीं के बैच एक दिन संत साउथ पे सारे बॉयज जो है साई साउथ होटल पे खाना खाने जा रहे थे। ये वही संजू को लेने आ गए, संजू को भी हमने बोल दिया चाह, रिद्या भी जाना चाहता था। ठीक है। नहीं तो आणि सब दोस्त दोस्त में एंजॉय करना चाहते थे। तो रिद्धेश के पापा ये नहीं बोले कि मत जा। रिद्धेश के पापा ये नहीं बोले कि मत जा। रिद्धेश के पापा बोले कि अपने घर की फिर स्कूल की मिल्टन की बोतल भर के लेके जा, बाहर का पानी नहीं पीने का। रिद्धे बोले नहीं पापा, ऐसा अच्छा नहीं लगता पापा, बाहर गए तो ऐसे क्या घर का लेके आ रहे हैं, चपाती भी लेके जाओ क्या घर गया अभी डब्बा भर के पड़े आ गई तो। पर रिद्धेश के पापा उसको नहीं जाने को बोला क्या, नहीं। पर अंकल का बनना क्या है कि घर का पानी पी, अपनी बोतल लेके जा रहा है। बात समझ आई तुमको? ऐसा हो तुम्हारे साथ होता है इसलिए तो बोल दिया मैंने। ठीक है। तो अभी हाँ ठीक है भाई, तेरे साथ नहीं होता है। तेरे को जाने किधर दे रहे। देखो, तो जैसे ही रिद्धेश अभी हाउ 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 तो बोला, उसके पप्पा बेटे आले ते रिद्धेश अंदर रूम में आवर रहा था, कुछ कर रहा था, मम्मी बोल रहा था मम्मी काय यार पप्पाने काय सांगलं, पप्पा तू सांगाड्या आता सगळे मित्र येणार 2 मिनिटात यायला पटकन सांगाड्या। ठीक है। पप्पा रिद्धेश के पप्पा कुछ नहीं, फोन टीवी देखते हुए हॉल में बैठे हुए थे, न्यूज लगा के मस्त। ठीक आहे। आणि रिद्ध्या रूम में से आवर के शांत रिद्ध्या सोचा कल्टी मार लेता। उत्ते में रिद्ध्या पप्पा वापस पूछल्या बॉटल घेतली का, कुठे आहे? तो रिद्ध्या जो है बॉटल छोड़ के कल्टी मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। रिद्ध्या ने बॉटल पीछे छोड़ दी थी, ये यहाँ पे पानी की बोतल पीछे छोड़ दी, पानी की बोतल पीछे छोड़ दी थी। मैं बोला स्कूल जाने लिए मिल्टन की बोतल में और क्या ही भर के ले जाएंगे बच्चा। ओपेक रहती है मिल्टन की बोतल, और क्या। देखो, तो जैसे ही रिद्धेश बॉटल को यहाँ पे पीछे छोड़ के खुद आगे जाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन किसी को रोकना नहीं चाहता, फ्रिक्शन तो उल्टा ये चाहता है कि चीजें साथ चले। देखो, फ्रिक्शन किसी को रोकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि दोनों सरफेसेस साथ साथ में चले, रिद्ध और बोतल साथ साथ में। ठीक है, आपले प्रमोशन उधर। बात समझ आ रही तुमको? ऐसा है कुछ फ्रिक्शन। तो अभी और फ्रिक्शन किन में लगता है, फ्रिक्शन उनमें लगता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं। अब तुम्हारा देखो, एक चप्पल का एग्जांपल लेते हैं अपन। ये पैर है समझो बच्चे का, और ये नीचे रास्ता है। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तुम अगर घसोगे घसोगे इस पे, ठीक है, और घसड़ घसड़ के जाओगे, तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तुम्हारा पैर घसते घसते जैसे ही आगे जा रहा है, तुम बस जूता आगे लेके जा रहे हो ना। फ्रिक्शन चाह रहा है कि भाई तू आगे जा, लेकिन ये रास्ते को पकड़ के लेके जा साथ में। जो सीमेंट का पार्टिकल अब भी तेरे से जुड़ा हुआ था ना, वही पार्टिकल को लेके जाते साथ। ठीक है, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीमेंट के अन्य पार्टिकल, सॉलिड है ना सीमेंट, क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण सीमेंट का वो पार्टिकल वही पकड़ के रह जाता है, और तुम्हारा पैर आगे आगे घिसता चल जाता है। बात समझ आ रही है? अभी तो घिसना नॉर्मली हम ऐसे चलते हैं क्या, नहीं, हम पैर उठा के चलते हैं। एक पैर हमारा जब जमीन के ऊपर रहता है, तब दूसरा पैर हवा में रहता है ना, उस तंगड़े को हम आगे डाल रहे होते हैं ना। फिर वो तंगड़ा जब जमीन पे आगे गिर जाता है, आगे पड़ जाता है, तब हम दूसरा तंगड़ा उठाते, पीछे वाला तंगड़ा उठाते। बात समझ आ रही है ना तुमको? दिस इज हाउ वी मूव अहेड। तो ये क्यों कर पाते हैं हम? क्योंकि हम जैसे ही जमीन पे जो पैर हम रख देते हैं ना, फ्रिक्शन ये काम करता है, फ्रिक्शन साथ में बांध के रखता है। अब ये जो तुम्हारा दूसरा पैर है, रनिंग देखा है, भाग मिल्खा भाग देखा है क्या? भाग मिल्खा भाग देखा होगा ना। रनिंग जो एथलीट करते हैं, अब मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका पैर कुछ इस प्रकार जमीन पर रहता है, उनके पैर का केवल सामने सामने वाला हिस्सा जमीन पर रहता है। बात समझ आ रही है क्या? फुल स्पीड में वो व्यक्ति आगे जा रहा है, इधर ध्यान दो, देखो इधर। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, वो फुल स्पीड में व्यक्ति आगे जाने की कोशिश कर रहा है। जब वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसका पैर जमीन को नीचे की दिशा में प्रेस कर रहा होता है। फील आ रही है ना? भागे हो ना? फील आ रही है ना? प्रेस कर रहा होता है, एक्शन फोर्स। उसका पैर जमीन को लात मार रहा है। मैंने वो एक्शन फोर्स गलत बता दिया, मैंने एक्शन फोर्स है ना पैर के अंदर से चालू कर दिया, जबकि उसका पैर जमीन को लात मार रहा है। तो जमीन उसके पैर को लात मार रही है, रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन वर्क ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना। ठीक है, इसके कारण अब रिएक्शन के कारण वो पैर आगे बढ़ पाता है, पूरा इलोंगेट हो पाता है, उसको हमारे मसल्स उस प्रकार से करके यूज करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शांति प्रिय केस लेते हैं।
क्या तुम बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ रही है? इधर देखो, तुमको और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ी और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तुम्हारे पास में एक स्मूदर सरफेस थी, बहुत स्मूथ नहीं थी लेकिन स्मूथ सरफेस थी। तुम्हारे घर पे जस्ट अभी फर्शी पे पोछा लगा है, उस पर थोड़ा सा, बहुत हैवी भी नहीं और बहुत कम हैवी भी नहीं, ऐसा एक कार्टून का बॉक्स रखा हुआ है, और उसके ऊपर और एक छोटा सा कार्टून का बॉक्स, पाटा बीटा रखे वाला है, कुछ तो रखे वाला है। तुमने क्या किया, और तुम्हारे घर पे फर्शी पे पोछा लगा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बादा बादा पानी डाल के लेके बर्फीली झीलीच बना दी, लगे आइस स्केटिंग चल रही है घर में। ठीक है, मौसी सटक रही, तुम सटक रहे, मम्मी उड़ रही, कुछ भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा। ठीक है, एक नॉर्मल सी फर्शी पूछी हुई है, ताकि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ म्यू की वैल्यू छोटी हो जाए, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो ना हो जाए, काफी छोटी हो जाए। बच्चों, ऐसी स्थिति में बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ था, तुमने इसको धक्का मार दिया, नीचे वाले व्हाइट वाले बॉक्स को जोर से धक्का मार दिया, तो तुमने देखा है व्हाइट वाला बॉक्स तो आगे जाता ही है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आगे जाते 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 टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कैसे भी जाते रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट उसके साथ में पिंक वाला बॉक्स थोड़ा थोड़ा पीछे घिसड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट पिंक वाला बॉक्स उस पर ही बना रहता है। फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? अगर नीचे का फ्रिक्शन हमने गायब कर दिया, ऊपर का फ्रिक्शन हम देखे, फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? गुलाबी बॉक्स और सफेद बॉक्स की जो त्वचा संपर्क में थी, जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में था, फ्रिक्शन चाहता है कि वो कांटेक्ट हमेशा बना रहे। फ्रिक्शन ये चाहता है कि एक जो दूसरे को छोड़ के चले जाओ, नहीं। फ्रिक्शन चाहता नहीं है कि शोले पिक्चर जैसा हो जाए, कि जय जो वीरू को छोड़ के चले गया। बात है, तुम देखा है शोले पिक्चर, देखा है, जिन्होंने देखा है उनको मालूम। ठीक है, दोनों जन साथ में रहे, ये फ्रिक्शन चाहता है। फ्रिक्शन चाहता है कि सरफेस एरिया हमेशा कांटेक्ट में रहे। सर फ्रिक्शन वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन, अगर व्हाइट बॉक्स आगे जा ही रहा है ना, अभी फ्रिक्शन देखो अलग अलग जगह कैसे लग रहा है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर हम सिर्फ व्हाइट बॉक्स की बात करें, सब बच्चे ध्यान से सुनना, व्हाइट बॉक्स पे कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं। व्हाइट बॉक्स पे, व्हाइट बॉक्स पर क्या, उसके नीचे जमीन है, यानी ऊपर जो है उसके पिंक कलर का बॉक्स है। अब मैं ब्लू कलर में बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉक्स पे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। तुम सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। व्हाइट नहीं, अपन लेंगे भाई साहब, ये पेन में मजा नहीं आ रहा है ना, पिस्ता कलर। ये क्या है ऐसा, ये बेस कुछ तो अलग ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ, ये इधर बना पिस्ता कलर, ओके। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना। क्या तुम सबसे पहले देख सकते हो कि बॉक्स जो है, बॉक्स का वजन उसको नीचे खींच रहा है, और इसके चलते फर्शी उसको एक बुक्का मार रही है, नॉर्मल रिएक्शन। ये एक फोर्स व्हाइट बॉक्स पे देख रहे हैं, सिर्फ हम व्हाइट बॉक्स पे कितना सहन करना पड़ रहा है उसको, देखो। जो पिंक कलर का बॉक्स है, पिंक कलर का बॉक्स, वो इसके ऊपर धक्का मार रहा है। बात समझ आ रही है तुमको? ये पलट के धक्का पिंक पे मार रहा है। हम सिर्फ कौन से फोर्स बना रहे हैं? हम सिर्फ वो वाले फोर्स बना रहे हैं जो हमारे व्हाइट वाले बॉक्स पे लग रहे हैं। आपल्या पांढऱ्या पांढऱ्या बॉक्सला किती सहन करावं लागतोय त्रास. पहिले तर त्याचं वजन जातोय खाली, म्हणून खालच्या फरशीने मारली नॉर्मल रिएक्शन वरती. वरती बसलेला होता खोका, त्याने मारला खाली धक्का. आपला पांढरा पांढरा बॉक्स फरशीवर सड़कत चाललाय, हमारा व्हाइट बॉक्स उस दिशा में चलते जा रहा है. और नीचे जो फ्रिक्शन है, नीचे जो फ्रिक्शन है वो नहीं चाहता कि ये आगे जाए. नीचे का फ्रिक्शन फर्शी को डांट रहा है, अरे तू पुढे जा ना. फर्शी उसको बोल रहा है, मी कस काय पुढे जाऊ. फिर वो फ्रिक्शन बॉक्स को बोल रहा है, सफेद बॉक्स पर, तू पुढे कशाला चालला, थांब ना तिथंच. फ्रिक्शन एक साथ में दो जनों पे काम कर रहा है. फ्रिक्शन नीचे के फर्शी को आगे खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका हम सफर सफेद बॉक्स आगे चलते जा रहा है. फ्रिक्शन नहीं चाहता कि फर्शी और बॉक्स का ये बंधन टूट जाए. बॉक्स आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फर्शी को पकड़ के लेके जा रहा है, चलना चलना. ठीक है, आणि बॉक्स आगे जा रहा है तो बॉक्स बॉक्स को फ्रिक्शन पकड़ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा है, आगे मत जाओ ना, आगे मत जाओ ना, साथ में रहना. तो हमारे, हम तो सिर्फ बॉक्स पे देख रहे हैं ना. तो नीचे के फर्शी द्वारा बॉक्स पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है. भाषण समझ आए तुमको? अरे झापुरा है लगता ही. आणि हमारे बॉक्स पे जो ऊपर वाला बॉक्स बैठा है, गुलाबी कलर का बॉक्स बैठा है हमारे बॉक्स पे, हमारा बॉक्स आगे की दिशा में जा ही रहा है. हमारा बॉक्स आगे की दिशा में जा ही रहा है. ऐसा कौन प्राणी था जो बस में बैठे वाला है? बस चल रही है, बस पे बैठे वाला है. पिंक प्राणी है क्या वो? पिंक प्राणी, पिंक बॉक्स है क्या वो? ठीक है, अब बस आगे चल रही है, व्हाइट बॉक्स तो आगे जाने ही वाला है. उसके चक्कर में पिंक और व्हाइट के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, पिंक और व्हाइट के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन व्हाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है और पिंक को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है. मेरी बात सुनाई दी क्या तुमको, समझ आई क्या? व्हाइट तो आगे बढ़ते ही जा रहा है,
पिंक वाला उस पे ही बना रहे, पिंक वाला उसको छोड़े ना। संकल्प भैया बहुत तेजी से सिखा रहे हैं, संकल्प भैया के साथ ही तुम बने रहो। इसके लिए जरूरी है कि तुम थोड़ा सा घर से वीडियो लेक्चर करके आओ, थोड़ा सा आगे आगे का करके आओ। और साथ में ये भी जरूरी है कि भैया की स्पीड शायद सिखाने की किसी क्लास में इतनी ज्यादा जो हो जाती होगी कि क्लास चालू होने से पहले ही तुम जाके आंटी को बोल दो और आंटी आके भैया को भाषण दे दे कि थोड़ा स्लो सिखाना। बात समझ आ रही है तुमको? फ्रिक्शन एट अ टाइम पिंक बॉक्स पे सेम फ्रिक्शन लग रहा है, वो उसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, चलना भैया, काळे से नको करू, चलना भैया करने का अपना खूब बाबा। आणि नीचे व्हाइट बॉक्स पे फ्रिक्शन लग रहा है कि भैया थोड़ा दम लेना, तू आ रहा ना, वो आ रहा ना, वो आ रहा ना। ठीक है, ऐसे दोस्तों की पार्टी थी, सब जनों ने ठहराया वाला था बरोबर 9:30 बजे, सबने सौंगी चौक पे आ जाना, फिर एक साथ में चलेंगे सही सौता की तरफ। अभी एक दोस्त लेट हो गया, तो 10 जन आ गए, दो जन लेट हो गए, तो 8 जन बोल रहे चलो चलो, उनको क्या है, वो नहीं चाहते हर बार लेट ही होते, चलो आएंगे वो। और 2 जन बोल रहे रुक ना भाई यार, तू थाम ना भैया, यू रहा है तो जो बीच में का ग्रुप है, वो जो रुकाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्ट गांधीवादी लोग, वो जो जिनकी तरक्की हो रही है उनको तरक्की करने नहीं दे रहे, और जो लेट आ रहे हैं उनको झापरा लवकर येणार कुठं आहे तू, थांबले सगळे कधीचे। समझ रहा है तुम्हाला? फ्रिक्शन दो तरफा काम कर रहा है। फ्रिक्शन क्या चाहता है, मोशन ही ना हो, नहीं, फ्रिक्शन चाहता है चीजें साथ में रहे, अपना एक दूसरे का साथ निभाना, साथिया छोड़ के ना चले जाए। बात समझ आ रही तुमको? हमको तो भैया पिंक बॉक्स से कुछ गिन देना नहीं था, तो वो ऊपर का नीला नीला फ्रिक्शन उस पिंक बॉक्स पर लग के उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इससे हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता, पिंक बॉक्स ही छोड़ा दो। हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि व्हाइट बॉक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, व्हाइट बॉक्स की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है। बात समझ आ रही? व्हाइट सर्कल देखो अभी, व्हाइट सर्कल, व्हाइट बॉक्स के जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, जहाँ पूरा लग तुम्हाला। व्हाइट बॉक्स को एक नहीं दो दो जन पीछे खींचने की कोशिश कर रहे, एक नहीं दो दो जन पीछे खींचने की कोशिश कर रहे। ब्लू वाला फ्रिक्शन ऊपर वाला वो भी उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा, और जो येलो वाला है नीचे का फर्शी का वो भी पीछे खींचने की कोशिश कर रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोकना नहीं चाहता, फ्रिक्शन चाहता है कि सब जन साथ में चले। फ्रिक्शन फर्शी को बोल रहा है तो आ गया, लेकिन हम तो सिर्फ व्हाइट बॉक्स का देख रहे हैं ना। बात समझ आ रही तुमको? ठीक है। अपनी मम्मी अपने को एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद डांटती कि तेरे उससे कितने कम मार्क है, अपन अपने को लगता है मम्मी अपने कंपेरिज कर रही। अपन ये देखते हैं क्या कि बाकी भी लेडीज अपने मम्मी को टॉन्ट मारती रहती। समझ तुमको? तुम और कहीं समझा नहीं समझा, फ्रिक्शन तो झापिस नहीं रहा तुमको, तो मैं ऐसे वैसे एग्जाम्पल बता बता तुमको लाने की कोशिश कर रहा है इधर। समझ रहा तुमको? नेट फोर्स। अब बच्चों एक बात देखो, ये बॉक्स जो है, तुमने धक्का दिया था ना इसको, तुम्हारा एक धक्का, वो वाला धक्का इस पे अलग ही चल रहा, वो वाला फोर्स इस पे है ना, तो इस पे पूरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन थे फोर्स, एक ब्लू वाला, एक येलो वाला, और तुमने जो बुक्का मारा था वो वाला, F1 F2 F3। तो हॉरिजॉन्टल में इस पे नेट फोर्स ऐसा है क्या, F1 माइनस F2 माइनस F3, दिशा के कारण माइनस माइनस पड़ा। और बच्चों, फर्शी पे रखे वाले इस बॉक्स को तुमने आड़वा धक्का दिया, तो क्या ये बॉक्स धड़कन दिशा ऊपर हवा में उड़ते जाता है? नहीं। वर्टिकल में कुछ मोशन दिखाता है, वर्टिकल दिशा में कोई हलचल दिखाता है? नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इस बॉक्स पर नीचे के दिशा में लगने वाले सारे फोर्सेस मिलके इस बॉक्स पर ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे। वर्टिकल फोर्सेस नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो होगा। क्योंकि अगर नेट फोर्स कुछ भी रहता तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता, हलचल हो जाती थी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में। इस बॉक्स की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीवन में कितना ऊंचा जाना चाह रही है, जीरो, जाने ही नहीं चाह रही। कितने देर से देख रहे हैं हम, कुछ ऊपर जा रहा है कि थोड़ा ऊपर जा रहा है कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, जा इस नहीं रहा ऊपर, बस साइड में जा रहा है इसका। बात समझ आ रही तुम? झापरा क्या आज कुछ रहता है फ्रिक्शन फोर्स। अभी अपन आते हैं रोलिंग पे, मैंने फ्रिक्शन समझाने की कोशिश की तुम बच्चों को। तुम जब 11वीं में जाओगे ना, तो शायद एक दिन तुमको बात ध्यान है, अरे शंकर भैया ने अपने को खोके पे खोका रख के बताया था, एकदम से सडनली तुमको याद आएगा, अरे हाँ, समझाने की कोशिश की थी भैया ने, और 11वीं का मास्टर इतना प्यार से नहीं समझेगा। वो बोलेगा बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आती है क्या तुम्हें? तुम जिनको आती वह बोलेंगे हाँ, और जिनको नहीं आती वो साइलेंट मेजोरिटी चुप रहेंगे, लेकिन वो मास्टर बाकी को अनसुना करता है, बाकी की शक्ल पे देखना उसका काम ही नहीं, वो प्रोफेशनल है। सिलेबस कंप्लीट करने का बस इतने टाइम में, तो इस पगार में नहीं। सिलेबस पीछे रह गया तो बॉस जापेगा, तो बोलेंगे फ्री फ्री बॉडी डायग्राम आती क्या, बच्चे दो चार बच्चे सामने बोल देंगे हाँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ के आए वाले बच्चे, सर भगा देंगे सिलेबस पे। तो अब तुम बच्चे देखो साइकिल का चाक, गांधी जी साइकिल चलाते थे, तुम बच्चों को मालूम है, घर में बैठे बैठे। ठीक है, उनके साइकिल से कपड़ा निकल जाता था। 5 बच्चों, तुम्हारा कैमरा बंद है, क्या किया जाए, तुमको उड़ा दिया जाए?
दिव्यता तुम वापस आ गए? कितने फोन है तुम्हारे पास ऐसे? 2 बार उड़ा है, रावण की मुंडी जैसे हो तुम, बार बार उड़ा पर आते चले गए। सब बच्चे इधर देखो। क्या तुम सब बच्चे देख सकते हो उस एक पॉइंट को, साइकिल के टायर के चाक का वो एक पॉइंट जो इस समय रास्ते की पप्पी ले रहा है? अगले ही क्षण, अगले ही पल, क्योंकि ये साइकिल का टायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो अगले ही पल ये व्हाइट कलर का पॉइंट जो इस टायर को चिपके वाला था, इसके आगे का ब्लू कलर का पॉइंट अब रास्ते की पप्पी लेने आ रहा है। बात समझ आ रही तुमको? अरे हसनों को देखो, फ्रिक्शन चल रहा है भैया। और हमारा वो व्हाइट वाला पॉइंट, उसका कलर बदल लेते हैं अपन, पिस्ता कलर लाते हैं। हमारा वो पिस्ता वाला पॉइंट जो अभी रास्ते के संपर्क में था, वो जस्ट उठेगा। हमारा वो पिस्ता कलर का येलो कलर का पॉइंट पीछे जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन चीजों को रोकना चाहता है कि साथ लेके चलना चाहता है? साथ लेके चलना चाहता है। ये येलो कलर का पॉइंट था, चिखली बुल्डाना में रहता था ये। इसने अपने स्कूल के फ्रेंड को, इसके स्कूल के फ्रेंड रास्ते पे रहते थे सारे, इसने अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बोला अलविदा मैं जा रहा हूँ। हाँ, इस येलो वाले पॉइंट ने बोला मैं जा रहा हूँ। इसके दोस्तों ने पूछा तू किधर जा रहा है? इसने बोला मैं पढ़ने लिखने दूर जा रहा हूँ। उसके दोस्तों ने पूछा लेकिन किधर? इसने बोला विदर्भ से पीछे की दिशा में, वेस्ट दिशा में, मराठवाड़ा। ठीक है, लातूर स्टेशन। तो इसने बोल दिया कि मैं पीछे की दिशा में जा रहा हूँ। तो इसके दोस्त जो है रोने लग गए। ठीक है, इसके दोस्त जो है रोने लग गए, और इसके दोस्त इसको क्या, हाँ इसके दोस्त रोने लग गए। यानी इसके दोस्तों को रोता देख और इस बच्चे को दूर जाता देख, इसके दादाजी इस प्राणी को समझाने लग गए कि बेटा तू मत जा। ठीक है, इसके दादाजी इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाने लग गए? बस वो येलो कलर का पॉइंट किधर जाना चाहता है? लासुर को। दादाजी क्या चाहते हो किधर रहे? बुलढाना। बात समझ आ रही तुमको? तुम खुद नहीं, उसको समझ आ रही है। और तुमको समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो पीछे जाना चाह रहा तो फ्रिक्शन उसको पकड़ के रखना चाह रहा। पर फ्रिक्शन को भी मालूम है, दादाजी को भी मालूम है कि वो जाने वाला ही छे, जाने तो वाला ही छे, मन बना लिया है। तो दादाजी रास्ते पे के पॉइंट्स के लिए भी, उसके दोस्तों के लिए भी कुछ तो भी सोचते हैं। क्या रास्ते वाले पॉइंट उसके साथ जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं? मैंने कुछ तो गड़बड़ करी। हाँ, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स, ये अपने संजय भाऊ पे आगे की दिशा में लग रहा है। ये सबको समझ आया क्या? क्योंकि संजय भाऊ पीछे जा रहे, तो उनके दादाजी उनको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे, आगे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे। येलो पॉइंट पीछे जा रहा, फ्रिक्शन फोर्स आगे खींच रहा उसको। किसको? येलो वाले पॉइंट को। येलो वाले पॉइंट को तो फ्रिक्शन फोर्स आगे खींच रहा है, लेकिन फ्रिक्शन को मालूम है येलो वाला पॉइंट पीछे जाने वाला है। तो उसको, उनको मालूम है कि येलो वाला पॉइंट जो है, क्योंकि वो पीछे जाने ही वाला है, कुछ दिनों बाद तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। और फ्रिक्शन की कोशिश है कि रास्ते वाले पॉइंट भी उसके साथ में ही रहे। तो फ्रिक्शन रास्ते पे, फ्रिक्शनल फोर्स रास्ते पे अपना फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे। मतलब एक्चुअली थोड़ा सा ऐसी वाली दिशा में। अब थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम निकालता हूँ, अगर नहीं समझ आए तो पुनः एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान देना। और कैमरा ऑन करके बैठना गधड़ो। कॅमेरा के सामने बैठना। ए निंजा टेक्निक उठ रे. सार्थक या तुला किती झोपा येऊ राहिला? अरे उठ ना भैया. हा, तू पुड्या बिड्या खाऊ राहिला काय? काय होऊ राहिलं तुला? चॉकलेट पुड्या खाऊ राहिला आणि तू इक्लर्स खाल्ले काय ज्यादा? कॉफी को खाय ना, झोपड़ दिन त्याने. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कितना भारी टायर बना भैया, ऐसा मक्खन सर्कल बना पाएंगे तुम? ये वो येलो पॉइंट है, ये वो येलो पॉइंट है जो पीछे जाने वाला है। फ्रिक्शन बोल रहा है मत जा भिड़ू। फ्रिक्शन उस पे, उस येलो पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन को मालूम है जाने तो वाला है। उसके सब दोस्त रो रहे हैं। तो उसके दादाजी उसके दोस्तों को एक बार बोल के देख ले यार, तुम भी चल जाओ यार, 2-4 जन, म्हणजे हमको हमारे बच्चे टेंशन नहीं रहेंगे, जाओ 2-4 जन और। बात समझ आ रही क्या? फ्रिक्शन फोर्स संजय भाऊ पे आगे लग रहा है, लेकिन संजय भाऊ के मित्र मंडली पे पीछे लग रहा है। संजय भाऊ को मनाया जा रहा है लासुर मत जा, और संजय भाऊ के दोस्तों को मनाया जा रहा है तुम भी जाओ। बात समझ आ रही तुमको? ऐसा कुछ हो गया। ये चित्र तुमको समझ रहा था क्या? कि ये चित्र तुमको भी चित्र लग रहा है? ये अगर तुमको समझ आ रहा है तो बहुत पारी। अब तुम बच्चे एक बात ध्यान से समझ लो,
साइकिल का टायर जो है वो रास्ते से एक ही पॉइंट पे चिपके वाला था, आणि वो एक ही पॉइंट पे जिधर वो रास्ते से चिपके वाला था, उधर रास्ता उस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा रहा। तो साइकिल का मतलब ये एक्शन फोर्स हुआ एक प्रकार का। रास्ता साइकिल के टायर पे आगे फोर्स लगा रहा। आगे? हाँ, आगे। अरे आगे कैसे? आगे इसलिए क्योंकि साइकिल के टायर का वह पॉइंट ही रास्ते से संपर्क में है और वह पॉइंट पीछे जाने वाला है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पियून था पर्ची पूछने वाला, वो नहीं चाहता था कि मुन्ना कॉलेज छोड़ के जाए। देखा है तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस? बात समझ आ रही? राजू और फरहान नहीं चाहते थे कि रैंचो रस्टिकेट हो, पर रैंचो बदमाश था। रैंचो शरारत करता था। तो आज न कल रैंचो रस्टिकेट होने वाला था। रैंचो रस्टिकेट होने ही वाला था, रेड दिशा में जाने ही वाला था। लेकिन फरहान नहीं चाहता था कि उसको वो छोड़ के जाए, क्योंकि फरहान को आत्महत्या के बाद किसने बचाया? रैंचो। ब्लड डोनेट कर। हाँ, राजू राजू। फिर ये आर एफ कौन था? फरहान। यार क्या था? और काहीतरी झालं ते, तुम्हाला भाषण समजू राहिलं का? भावना पोचली का? इतना अब लास्ट में सुनो, इतना लास्ट में सुनो। रास्ता, अब हवा में थोड़ा टायर बता दिया। रास्ता टायर पे फोर्स किधर लगा रहा? आगे कि पीछे? सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन आगे। रास्ता टायर को आगे धक्का दे रहा, हाँ। तो टायर रास्ते को किधर धक्का देगा? पीछे। और क्योंकि टायर ने रास्ते को पीछे धक्का दिया, इसलिए टायर आगे गया। सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन ये फिजिक्स बरोबर है। तुम्हारी भावना से, फीलिंग से फिजिक्स नहीं चलता। ठीक है, ये स्टार था। इस रिकॉर्डिंग को स्टार पॉइंट पे बहुत बार सुनना। आज का क्लास अपन यहीं पर एंड कर